आमतौर पर लोग स्वॉर्ड चलाते हुए ऐसा मैजिक नहीं करते, लेकिन औरुन ने अलग रास्ता चुना है। वो स्वॉर्ड और मैजिक दोनों को साथ ही यूज करता है। इसी वजह से वो आखिरी सेकंड में भी पूरी ताकत से लड़ पड़ता है और बचे हुए गॉब्लिन्स को भी हरा देता है। इसके बाद कहानी हमें पास्ट में ले जाती है। वहाँ दिखाया जाता है कि पहले औरुन एक बहुत फेमस ग्रुप का हिस्सा था। इस ग्रुप को लोग हीरोज पार्टी कहते हैं। ये पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत डीप डेंजन तक पहुंच चुकी थी। औरुन और इस पार्टी का लीडर बचपन से फ्रेंड थे। दोनों एक ही गांव में बड़े हुए थे। उन्होंने साथ मिलकर ये पार्टी बनाई थी। उन्होंने कई साल तक फाइट की, बहुत डेंजर देखा और हर मुश्किल को पार किया। उनकी हिम्मत से हीरो पार्टी बहुत जल्दी टॉप रैंक तक पहुंच गई। लोग उन्हें रिस्पेक्ट से देखने लगे और हर जगह उनके नाम की चर्चा होने लगी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पार्टी के लोगों ने औरुन से कहा कि अब वो उनके साथ आगे नहीं जा सकता। ये बात औरुन के लिए बहुत बड़ा शौक थी। उसे समझ में नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उसके साथ ही सोचते हैं कि औरुन अब पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। उन्हें लगता है कि उसका मैजिक भी अब उनके लेवल का नहीं है। ये सुनकर औरुन बहुत सैड हो जाता है। उसे याद आता है कि उसने खुद को बेहतर बताने के लिए कितने एफर्ट्स किए थे। उसने अपना खुद का नया मैजिक बनाया था ताकि वो स्वॉर्ड और मैजिक दोनों साथ ही यूज कर सके। उसी की वजह से वो लोग इतने डीप डेंजन तक पहुंच पाए थे। फिर भी उसके साथ ही उसकी बात नहीं मानते। वो उसकी जवाब किसी और को चिन चुके होते हैं। ये सब जानकर औरुन का दिल बहुत हैवी हो जाता है। जिन लोगों के साथ उसने बचपन बिताया वही लोग अब उसे छोड़ रहे थे। फिर भी वो गुस्सा नहीं करता। वो सबको थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। जाते समय उसे याद आता है कि लोग उसे इंसान कहते थे जो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन किसी एक चीज में बेस्ट नहीं। ये बात उसके दिल को बहुत हर्ट करती है। वर्तमान में वापस आकर औरुन फिर से मॉन्स्टर से लड़ता है। वो एक और गॉब्लिन को हराता है और अपने मन में स्ट्रॉन्ग फैसला करता है। वो तय करता है कि अब वो आधा अधूरा नहीं रहेगा। वो सिर्फ स्वॉर्ड्समैन या सिर्फ मैजिक यूजर नहीं बनेगा, वो दोनों बनेगा। वो ऐसा फाइटर बनेगा जो स्वॉर्ड और मैजिक को एक साथ यूज करे। सभी मॉन्स्टर को हराने के बाद वो एक मैजिक स्टोन के पास जाता है। ये स्टोन उसे अगली बार फिर से इसी फ्लोर पर आने में हेल्प करता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग डर के मारे भाग रहे हैं। उनके चेहरे पर फियर साफ दिखता है। वो बताते हैं कि आगे बहुत बड़े और डेंजरस मॉन्स्टर आ गए हैं और वो उनसे फाइट नहीं कर पाए। डर की वजह से वो अपनी पार्टी की एक लड़की को पीछे छोड़ाए होते हैं। सलमा का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। वो औरुन को ऊपर से नीचे तक देखती है और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। उसे लगता है कि आदमी अचानक उसकी छोटी बहन के साथ क्यों आया। उसका दिल अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं सोफिया को कोई चोट ना पहुंचा दे, क्योंकि वो अभी सिर्फ छोटी है और दुनिया को ठीक से समझती नहीं। औरुन ये सब देखकर थोड़ा एक्साइट महसूस करता है। वो समझ जाता है कि सोल्मा उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही। लेकिन तभी सोफिया हिम्मत जुटाकर आगे आती है। वो थोड़ा कांपते हुए बताती है कि अगर औरुन समय पर नहीं आता तो शायद वो जिंदा नहीं बच पाती। वो बताते कि डेंजन में क्या हुआ था और कैसे औरुन ने उसे बचाया। उसकी आंखों में डर और आभार दोनों साफ दिखते हैं। ये सुनते ही सोल्मा का चेहरा बदल जाता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदल जाता है। वो तुरंत सोफिया के पास जाती है और उसे अपने पास खींच लेती है। वो ध्यान से देखती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जब उसे यकीन हो जाता है कि सोफिया ठीक है तब वो राहत की सांस लेती है। इसके बाद सलमा औरुन की तरफ देखती है। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि सम्मान और थोड़ा सा पछतावा होता है। वो धीरे से सिर झुकाती है और उसके व्यवहार के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने बिना कोई बात जाने ही गलत सोच लिया था। औरुन ये देखकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी और मशहूर एंचेंडर उससे माफी मांगेगी। सोफिया ये सब देखकर थोड़ी खुश हो जाती है। उसका डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। माहौल धीरे धीरे हल्का हो जाता है। सलमा पूछती है कि सोफिया आखिर डेंजन में क्यों गई थी। सोफिया चुप हो जाती है और फिर धीरे से सच बता देती है। ये सुनकर सलमा उसे प्यार से डांटती है और समझाती है कि कितना डेंजरस हो सकता है। फिर भी वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि आज उसकी जान बच गई है। यही सबसे बड़ी बात है। औरुन ये सब चुपचाप देखता रहता है। उसके मन में अजीब सा भाव आता है। उसे लगता है कि ये जगह और ये लोग उसकी जिंदगी में अचानक आ गए हैं। वो खुद अभी तक अपने पुराने दर्द से पूरी तरह बाहर नहीं निकला। वो किसी और की जिंदगी बचा सका। ये सोचकर उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। कुछ देर बाद सब लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। सलमा औरुन से पूछती है कि वो क्या करने वाला है। औरुन बताता है कि फिलहाल वो अकेले ही काम कर रहा है और आगे क्या होगा ये उसने अभी तय नहीं किया। ये सुनकर सलमा उसे ध्यान से देखती है। वो समझ जाती है कि आदमी सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि अंदर से बहुत गहरा और मजबूत है। सलमा के मन में एक नया ख्याल आता है। वो सोचती है कि शायद औरुन का रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि अब उसकी असली जर्नी शुरू होने वाली है। सोफिया औरुन की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। उसके दिल में अब डर नहीं बल्कि भरोसा होता है। इस तरह उस दिन की मुलाकात औरुन की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आती है। डेंजन की इस अंधेरी जगह से शुरू होने वाली कहानी अब उस शहर की रोशनी में एक नए रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है। और उनको भी पता नहीं होता लेकिन उसकी जिंदगी में अब बहुत कुछ बदलने वाला होता है और उनके मन में ये बात गहरी चुभ जाती है।
उसे याद आता है कि कुछ समय पहले उसे जादू के लोग कमजोर कह रहे थे। उसी जादू की वजह से उसे अपनी ही हीरोज पार्टी से बाहर कर दिया गया था। अब वही जादू किसी के लिए सम्मान की वजह बन रहा है। ये सोचकर उसका दिल थोड़ा भारी हो जाता है। उसे अच्छा भी लगता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं दर्द भी बना रहता है। वो धीरे से अपना हाथ पीछे करता है और शांत आवाज में सलमा से कहता है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। वो बताता है कि उसने अब अपना रास्ता बदलने का फैसला कर लिया है। वो अब खुद को सिर्फ सपोर्ट मैजिक करने वाला एंचेंटर नहीं मानता। वो अब एक सोर्ट्समैन बनना चाहता है जो तलवार से आगे बढ़े। वो नहीं चाहता कि फिर से वही पुरानी जिंदगी दोहराई जाए जिसमें उसे हमेशा पीछे खड़े होकर दूसरों की मदद करनी पड़े। सलमा ये सुनकर चुप हो जाती है। वो साफ देख सकती है कि ओरुन ये फैसला बहुत सोच समझ कर ले चुका है। उसे समझ नहीं आता कि कोई इतना काबिल व्यक्ति ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन वो उसकी बात का सम्मान करती है। उसके मन में ये भी चलता है कि अगर हालात बिगड़े तो शायद ओरुन फिर से एंचेंटर की भूमिका निभा लेगा, लेकिन वो ये बात जोर से नहीं कहती। तभी सोफिया आगे आती है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट और उम्मीद दोनों होती है। वो ओरुन से कहती है कि वो भी इस सीखने वाली यात्रा पर जाएगी। वो बहुत चाहती है कि ओरुन उसके साथ आए। उसकी आवाज में मासूमियत होती है और आंखों में भरोसा। ओरुन उसे देखता है और एक पल के लिए उसका दिल डगमगा जाता है और वो कुछ कह नहीं पाता और बस इतना कहता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा। सलमा ये सुनकर सिर हिलाती है और बताती है कि अगर वो जाना चाहे तो उसे अगले दिन सुबह सिल्वर रैबिट्स के मुख्य दफ्तर पर मिले। इसके बाद ये बात खत्म कर देती है। सोरुन और सोफिया वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सोफिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, जैसे उसे उम्मीद हो कि ओरुन जरूर आएगा। उस रात ओरुन शहर की गलियों में गुजरते हुए एक छोटी सी दुकान पर जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता है जो उसे बहुत पहले से जानता है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर खुश हो जाता है और बताता है कि आज दुकान में बहुत काम हुआ। वो हंसते हुए कहता है कि ये सब ओरुन की वजह से है, क्योंकि जब वो हीरो बना था तब उसने इस दुकान का नाम सबको बताया था। ये सुनकर ओरुन का चेहरा उदास हो जाता है। वो धीरे से बताता है कि अब वो ही उस पार्टी में नहीं है, इसलिए आगे वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वो सोचता है कि अब लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बुरा आदमी मुस्कुराकर कहता है कि उसके लिए ओरुन हमेशा वही रहेगा, चाहे वो हीरो हो या नहीं। वो उसका आभारी रहेगा। ये शब्द ओरुन के दिल को छू जाते हैं। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है। उसे एहसास होता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें उनके नाम या रैंक से फर्क नहीं पड़ता। वो उसे उसके काम और उसके दिल की वजह से मानते हैं। वो बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अब उसके मन में थोड़ा सुकून होता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसका सफर अब सच में शुरू हो रहा है। अगली सुबह वो तय समय पर सिल्वर रैबिट्स के दफ्तर पहुंच जाता है। सलमा उसे देखकर खुश होती है। वो तुरंत अंदर बुला लेती है। चलते हुए वो कहती है कि आज ओरुन पहले से ज्यादा जिंदा और हल्का लग रहा है। ओरुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि शायद ऐसा ही है। वो बिना कुछ ज्यादा बताए आगे बढ़ जाता। अंदर पहुंचने पर गिल्ड की मुखिया उनसे मिलती है। वो ओरुन का स्वागत करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उसके बारे में बहुत सुना है और उन सम्मान से अपना परिचय देता है। बातचीत के दौरान सिखाने वाली यात्रा की पूरी योजना समझाई जाती है। 3 दिन में 50 से ज्यादा स्तर नीचे जाना, नए मेंबर्स को सिखाना और हर बड़े खतरे में उनका साथ देना। ओरुन ध्यान से सब सुनता है। उसे समझ आता है कि ये आसान काम नहीं है। ये सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि समझ और पेशेंस का इम्तिहान है। अंत में उसे बताया जाता है कि इस काम के लिए उसे अच्छी रकम भी मिलेगी। ये सुनकर वो थोड़ा झिझकता क्योंकि ये 1 साल के खर्चे के बराबर होती है, लेकिन सलमा कहती है कि वो इसकी काबिलियत को बहुत महत्व देते हैं और उन मनी में तय करता है कि अगर वो इस रास्ते पर चला तो वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा। वो अब किसी का बोझ नहीं बनेगा। वो खुद का रास्ता बनाएगा, तलवार और मैजिक दोनों के साथ। इस तरह उसकी जिंदगी एक नए चैप्टर में कदम लगती है, जहाँ वो न सिर्फ दूसरों को सिखाएगा बल्कि खुद भी बहुत कुछ सीखेगा। सलमा बहुत सम्मान शब्दों में पूरी प्लान समझाने लगती है ताकि कोई भी नया मेंबर उसे समझ सके। वो बताती है कि महान डेंजन बहुत बड़ा और खतरनाक है। नीचे जाते जाते मोस्टर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आमतौर पर लोग इतने नीचे जाने में कई महीनों लगाते थे, लेकिन इस बार उन्हें फास्ट जाना है क्योंकि ये एक ट्रेनिंग जर्नी है। वो कहती है कि पिछले दिन सब लोग साथ मिलकर फाइट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जहां नए लोग डरेंगे वहां पुराने और एक्सपीरियंस वॉरियर्स आगे आएंगे। दूसरे दिन मॉन्स्टर और ज्यादा खतरनाक होंगे, इसलिए टीम वर्क बहुत जरूरी होगा। तीसरे दिन सबसे ज्यादा डेंजर होगा क्योंकि वहाँ बड़े और ताकतवर एनिमीज मिलते हैं। और उन से सब सुनता रहता है। उसके दिमाग में साफ साफ तस्वीर बनती होती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं है बल्कि बच्चों को सिखाने जैसा काम है। उसे ये भी लगता है कि अगर वो गया तो उसे बहुत संभल कर चलना होगा क्योंकि कई नए लोग उसे देख रहे होंगे। 20 ब्रेस फिर बोलते हैं। वो कहते हैं कि इस यात्रा में किसी पर जबरदस्ती नहीं है। अगर ओरुन सिर्फ सोर्ट्समैन बनकर जाना चाहता है तो उसकी चॉइस का सम्मान करेंगे। वो कहते हैं कि असली ताकत सिर्फ मैजिक या सोर्ड में नहीं होती बल्कि सही फैसला लेने में होती है।
ये सुनकर औरुन को थोड़ा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि यह को उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। वो धीरे से कहता है कि वो उसे यात्रा पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। वो कभी भी किसी को ये नहीं बताएगा कि वो पहले क्या था। वो चाहता है कि सब उसे सिर्फ एक साधारण स्पोर्ट्समैन ही समझे। सलमा और विंस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। वो उसकी बात मान लेते हैं। सोफिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती है और वो खुशी से हल्का सा सिर हिला देती है। बात खत्म होने के बाद सोरुंग बाहर आता है। वो खुले आसमान को देखता है। उसे लगता है कि उसके दिल पर रखा बोझ वो थोड़ा हल्का हो गया। वो सोचता है कि शायद ये जर्नी सिर्फ डेंडे तक जाने की नहीं, बल्कि खुद को फिर से समझने की जर्नी है। अब वो डरता नहीं। उसे पता है कि आगे मुश्किल आएंगे, मॉन्स्टर्स आएंगे और खतरे आएंगे, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो अकेले नहीं है। वो अपने रास्ते पर चल चुका है। तलवार उसके हाथ में है, वो फ्यूचर उसके सामने खुला हुआ है। यहीं से और उनकी नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसे अब कोई पार्टी, कोई टाइटल या कोई नाम तय नहीं करेगा। ये कहानी अब सिर्फ और उनकी अपनी होगी। कहानी थोड़ी देर के लिए पास्ट में चली जाती है। उस समय सलमा वीज से बात कर रही थी। उसने वीज को बताया था कि ओरुन अब हीरोज पार्टी में नहीं रहा। ये सुनकर वीज बहुत सीरियस हो गया था। उसने कहा था कि ये हीरोज पार्टी के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ और उनके बिना उनकी ताकत कम हो जाएगी। सलमा ने भी माना था कि ओरुन का सपोर्ट मैजिक बहुत काम का था। उसका जादू बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन वो बहुत फास्ट था। वो जल्दी समझ जाता है कि कब किसे मदद चाहिए। सही टाइम पर सही स्पेल डालना उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी वजह से पूरी टीम मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ पाती थी। सलमा जानती थी कि ओरुन के जाने से हीरोज पार्टी वीक हो जाएगी और यही बात सिल्वर रैबिट्स के लिए एक चांस बन सकती है। अब अपनी कहानी प्रेजेंट में आती है और उन समझ जाता है कि इस जर्नी में बहुत सारे नए योद्धा होंगे। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में होंगे। हर ग्रुप्स के साथ कुछ एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स रहेंगे जो उन्हें गाइड करेंगे। इन एक्सपीरियंस्ड लोगों में ओरुन खुद और सलमा भी शामिल होंगे। अब सच में उसकी नई जर्नी शुरू होने वाली थी। प्लान ये था कि नए योद्धा पहले फाइट करेंगे। वो मॉन्स्टर से लड़कर सीखेंगे। अगर कभी डेंजरस सिचुएशन बन गई तो एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स आगे आएंगे और सब संभालेंगे। सलमा ये बात साफ साफ बताती है। ये सुनकर ओरुन के मन में एक डाउट आता। वो सोचता है कि जब ये जर्नी इतनी फास्ट और रिस्की है तो सिर्फ 5 एक्सपीरियंस्ड वॉरियर क्यों है? आमतौर पर ज्यादा सेफ्टी के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम रखी जाती है। सलमा और विंस एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ी देर बाद सलमा बोलती है कि असली गोल नए योद्धा को 91 फ्लोर तक ले जाना है। अगर उन पर थोड़ा प्रेशर रहेगा तो वो जल्दी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये उनके लिए सबसे अच्छा ट्रेनिंग होगा। लेकिन ओरुन समझ जाता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। इतना बड़ा रिस्क बिना किसी खास वजह के नहीं लिया जाता। जरूर कोई सीक्रेट रीजन है जो वो किसी आउटसाइडर को नहीं बताना चाहते। ओरुन ज्यादा सवाल नहीं करता। वो बस इतना तय करता है कि वो पूरी ईमानदारी से मदद करेगा। वीज उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि उसे पहले ही 2 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। अगर जनरी सक्सेसफुल रहे तो 10 और गोल्ड कॉइन्स। ये सुनकर ओरुन थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ी रकम होती है। सलमा उसे बताती है कि वो उसकी एबिलिटी को बहुत वैल्यू देते हैं और उनको अच्छा भी लगता है और वो मन डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत करेगा। अगले दिन सब लोग महाडेनियन के गेट पर इकट्ठा होते। जैसे ही ओरुन वहां पहुंचता है, सलमा और सोफिया उसका स्वागत करती हैं। ओरुन देखता है कि सोफिया ने न्यू आउटफिट पहना हुआ है। ये नए योद्धाओं की यूनिफॉर्म होती है। वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उस पर ही कपड़े अच्छे लग रहे हैं। सोफिया सुनकर शाय हो जाती है और मुस्कुरा देती है। ये सब देखकर सलमा थोड़ी अलर्ट हो जाती है। वो ओरुन से पूछती है कि क्या वो लड़की उसे हमेशा ऐसी स्वीट बातें करता है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ओरुन जल्दी से मना कर देता। वो बताता है कि उसकी पुरानी टीम में लड़कियां थी, इसलिए आदत से ऐसा बोल लिया। ये सुनकर सलमा शांत हो जाती है। सोफिया क्यूरियोसिटी से पूछती है कि ओरुन कहाँ रहता है। ओरुन बताता है कि अभी वो एक इन में ठहरा है। उसे जल्दी कोई परमानेंट जगह ढूंढनी होगी। ये सुनते ही सलमा फिर से नर्वस हो जाती है और सोफिया से पूछती है कि क्या वो उससे मिलने जाने की सोच रही है। सोफिया घबरा कर मना कर देती है। थोड़ी देर बाद सलमा देखते कि ओरुन बाकी लोगों से अलग खड़ा है। वो वजह पूछती है। ओरुन बताता है कि वो आउटसाइडर है और नहीं चाहता कि नए लोग डर जाए। सलमा मान जाती है और उससे कहती है कि माहौल थोड़ा लाइट करने में मदद करे। सलमा ओरुन की बाकी एक्सपीरियंस्ड वॉरियर से मिलवाती है। वो सबको बताते कि ओरुन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी बात सुनकर वो सब उस पर भरोसा कर लेते हैं। ओरुन थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है और कहता है कि उसे ज्यादा उम्मीद न रखे। सलमा मुस्कुरा देती है और कहती है कि इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं। फिर सब अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। ओरुन बताता है कि वो फ्रंट लाइन सोर्समैन है। काले बालों वाला योद्धा खुद को एंटम बताता है और कहता है कि वो डिफेंस संभालता है। सुनहरे बालों वाला बर्नेट भी डिफेंडर होता है। आखिर में कैथी नाम की एक लड़की बताती है कि वो हीलिंग मैजिक करती है और उन समझ जाते हैं कि टीम बैलेंस्ड है। फिर भी उसके मन में एक हल्की सी चिंता रहती है। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ का ना होता तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती थी। सलमा एक पल के लिए सीरियस हो जाती है। उसे विंग से कोई पुरानी बातें याद आती है। विंग जानता था कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मेंबर खो दिया, लेकिन इम्बैलेंस के कारण पहले से किसी को नहीं जोड़ा जा सकता था। इसी वजह से सलमा ने ओरुन को बुलाया था। अगर
और उन फ्रंट लाइन पर टिक नहीं पाया तो ये पूरी जर्नी खतरे में पड़ सकती है। और यही सोचकर सलमा अंदर ही अंदर थोड़ा डर महसूस करती है और उन सलमा के चेहरे पर हल्की सी वर्री देखते हैं। लेकिन सलमा तुरंत खुद को संभाल लेती है। वो गहरी सांस लेती है। वो सबको मजबूत आवाज में याद दिलाती है कि उनके सामने 3 दिन की बहुत हार्ड और लंबी जर्नी है। अब पीछे हटने का कोई टाइम नहीं है। जो भी होगा सब मिलकर सामना करेंगे। इसके बाद सलमा और उनको नए बच्चों के पास ले जाती है। उसके मन में बात साफ होती है कि जर्नी शुरू करने से पहले बच्चों को डर कम करना जरूरी है। वो सबके सामने खड़ी होती है और बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि आज से वो सब महान डेंजन के 91वें फ्लोर की ओर नीचे उतरने शुरू करेंगे। ये सुनते ही नए बच्चे के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखता है क्योंकि वो जितनी जल्दी डेंजन के बीच वाले हिस्से में जाने वाले जहाँ डेंजर बहुत ज्यादा होता है। सलमा ये सब देख लेती है। वो नरम लेकिन भरोसे वाली आवाज में उन्हें समझाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उनकी मदद के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान उनके साथ है। फिर वो औरन की तरफ इशारा करती है, इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि औरन वहां तक जा चुका है जहाँ वो बच्चे कभी ड्रीम में भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये सुनते ही बच्चे हैरान हो जाते हैं। वो आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं। कोई उसकी तलवार देता है, कोई उसका शांत चेहरा। उनकी आंखों में डर की जगह अब क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दिखने लगती है। सलमा आगे बताते हैं कि औरन कभी हीरोज पार्टी का मेंबर था और वो महान डेंजन को बहुत अच्छे से जानता है। ये सुनकर बच्चों का जोश और बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि जर्नी अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक स्पेशल एडवेंचर बनने वाली है। दूसरी तरफ औरन अंदर से थोड़ा नर्वस हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सलमा उसके बारे में सबके सामने इतना बता देगी। वो सोचता है कि अब सब उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। फिर भी सलमा को कोई रिग्रेट नहीं होता क्योंकि अब बच्चों के चेहरे पर डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है। सलमा सबको थोड़ी देर वेट करने को कहती है और खुद बाकी एक्सपीरियंस जो वॉरियर के साथ लास्ट प्रिपरेशन देखने चली जाती है। जब औरन अकेले होता है तो वो सोचता है कि उसकी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी गई। लेकिन सलमा के मन में ये साफ होता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा और उन सच में बहुत आगे तक जा चुका है। बच्चों का मन स्ट्रॉन्ग करना भी लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन्हें ये बात समझ जाता है। फिर भी उसके दिल में हल्की सी चिंता रहती है। वो नहीं चाहता कि उसका हीरो वाला नाम किसी प्रॉब्लम का कारण बने। वो तो बस शांत रहकर अपना रास्ता बनाना चाहता है और उस बूढ़े आदमी की दुकान की मदद करना चाहता है। थोड़ी देर बाद सलमा उसे बताती है कि वो उसे ग्रुप 10 के साथ भेजना चाहती है। ये ग्रुप सबसे स्मार्ट और फास्टर लर्नर माना जाता है। अगर ये बच्चे मिलकर सही टीम वर्क सीख ले तो वो आसानी से डेंजन के मिडिल लेवल तक पहुंच सकते हैं और उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगता है कि इतने टैलेंटेड बच्चों की देखभाल एक आउटसाइडर को दी जा रही है। जब औरन ग्रुप 10 बच्चों से मिलता है तो वो देखता है कि सोफिया भी उसी ग्रुप में है। कुल मिलाकर वहाँ सिर्फ 3 ही बच्चे होते हैं। ये देखकर औरन सरप्राइज हो जाता है क्योंकि आमतौर पर बिगिनर्स की टीम बड़ी होती है। 3 लोगों की टीम ज्यादा रिस्की मानी जाती है। बच्चे उससे बताते हैं कि उनकी टीम छोटी इसलिए है क्योंकि कोई भी उनकी स्पीड के साथ नहीं चल पाता। वो बहुत फास्ट आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता है और उन समझ जाता है कि इस बच्चे से सबको बहुत उम्मीद है। लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी प्राइड होना थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। फिर भी वो शांत रहता और सबको ध्यान से देखता। पहला बच्चा ग्रुप का लीडर होता। वो मैजिक एनहेंसर है जो जादू को और मजबूत बनाता। उसे खुद पर भरोसा होता। उसके पास खड़ी लड़की डिफेंडर होती है। वो भारी आर्मर नहीं पहनते। वो बताते हैं कि वो डोज करके लड़ती है। वो अटैक को रोकने की बजाय तेजी से हट जाना पसंद करती है। वो चाहती है कि मॉन्स्टर उसे छुए भी ना, लेकिन वो उनके बहुत पास जाकर फाइट करना चाहती है। और उन समझ जाते हैं कि टीम नॉर्मल नहीं, ये स्पेशल है, लेकिन साथ ही बहुत डेंजरस भी हो सकती है। अब उसकी असली टेस्ट शुरू होने वाले हैं क्योंकि इन बच्चों को सेफ रखते हुए आगे बढ़ना है और साथ ही उन्हें सही तरीके से सिखाना भी है। डॉस टाइप डिफेंडर आमतौर पर शील्ड या ताकत से वार रोकने की बजाय स्पीड से हमले से बचते हैं और उसे समझाते हैं कि ये सुनने में इजी लगता है लेकिन रियल फाइट में ये बहुत हार्ड होता है। जब तक किसी को सही एक्सपीरियंस ना मिले तब तक ये तरीका जानलेवा हो सकता है। लोगन बताता है कि उसके काबिल के सभी लोगों ने उसे पहले से बात समझाने की कोशिश की थी लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। तभी कैरोलिना पलटकर कहती है कि लोगन टीचर्स की बात भी नहीं सुनता। लोगन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोचता है कि उसे सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद को सबसे काबिल मानता है। सोफिया जल्दी से दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और ये सब देखकर समझ जाते हैं कि ये 3 बच्चे बड़े नोटी हैं, बहुत जिद्दी हैं और अपने ही तरीके में चलना चाहते हैं। अब उसे सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि इन बच्चे की आदतों से भी लड़ना होगा। आखिर में भले ही वो तीनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, सोफिया भी अपना परिचय देती है। वो बताते हैं कि सिर्फ पीछे से हमला करने वाले जादूगर और उन हल्की सी स्माइल करता है। उसकी बातों से कुछ अलग या खास नहीं था। फिर भी उसे ना जाने क्यों सोफिया के पास रहकर थोड़ा सेफ और काम महसूस होता है। फिर भी और उन समझ जाते कि मिशन आसान नहीं होने वाला। लोगन और कैरोलाइन अब भी छोटी छोटी बातों पर उलझे हुए हैं। अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। जब डेंजन में उतरने का टाइम आता है
तो बाहर जितना शोर और बातें थी, अंदर कदम रखते ही सब बिल्कुल साइलेंट होते हैं। डेंजर की हवा हैवी होती है, चारों तरफ अंधेरा, नमी और डर का एहसास होता है। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। चलते चलते कैरोलाइन ओरुल से पूछती है कि हीरोज पार्टी का कोई मेंबर इस जर्नी पर क्यों नहीं आया। वो जानना चाहती है कि इसका मतलब ये है कि वो अपने एक क्लाइंट को राइवल मानता है। और शांति से कहता है कि उसे स्लैमा की बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, क्योंकि वो अब हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये सुनकर कैरोलाइन तुरंत पीछे बैठती है कि उसने वो पार्टी क्यों छोड़ी, क्योंकि पूरी दुनिया हीरोज पार्टी की रिस्पेक्ट करती है। ये सवाल ओरुन को अच्छा नहीं लगता। वो अंदर से टायर्ड महसूस करने लगता है। कैरोलाइन बात छोड़ने का काम नहीं लेती। वो जानता है कि वो जानबूझकर परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल उसे चुभते हैं। आखिरकार ओरुन साफ कह देता है कि सिर्फ उसकी पर्सनल बात है। तब कैरोलाइन टॉपिक बदल देती है और पूछती है कि क्या वो और सोफिया एक दूसरे को जानते हैं। ओरुन हाँ कह देता है। कैरोलाइन बताते है कि सोफिया कह रही थी कि उनके साथ कोई अमेजिंग इंसान आने वाला है। ये सुनकर सोफिया थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर सच मान लेती है। वो बताती है कि वही इंसान ओरुन है, क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसने कहा था कि वो हीरोज पार्टी से है। उसकी बहन ने भी कहा था कि अगर ओरुन साथ होगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैरोलाइन मुस्कुराकर सोफिया को हिम्मत देती है और कहती है कि उसके साथ तो एक हीरो है। ओरुन कुछ नहीं बोलता। वो जानता है कि वो अब हीरो नहीं है, फिर भी उसे समझ में आ जाता है कि कैरोलाइन ने ये बात सिर्फ सोफिया को काम करने के लिए कही है। ये सोचकर ओरुन को लगता है कि शायद कैरोलाइन बाहर से जितनी टफ दिखती है, अंदर से उतनी ही केयरिंग भी है। कुछ समय बाद मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे पहले से ही अंदाजा था। लेकिन ओरुन ने रास्ते में जो ट्रैप मैजिक लगाए थे वो परफेक्टली काम करते हैं। ये ट्रैप्स दुश्मनों को तब तक दिखते नहीं जब तक वो एक्टिवेट ना हो जाए। इससे पीछे से आने वाले मॉन्स्टर बिना किसी एक्स्ट्रा फाइट के खत्म हो जाते हैं। उनका टाइम वेस्ट भी नहीं होता। ओरुन जल्दी जल्दी ऐसे ट्रैप लगाता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि स्पीड बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद वो 20वीं फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और उन पूरे रास्ते ध्यान से सबका फाइटिंग स्टाइल देखता रहता है। और उसे यकीन हो जाता है कि बच्चे आगे चढ़ने के लिए भी ठीक है। पहले उसे लगा था कि लोगन बस एक घमंडी बच्चा, लेकिन असल में वो सच में एक टैलेंटेड एन्चेंटर है। अगर वो लंबी लड़ाइयों में भी ऐसे ही टिक पाया तो वो आसानी से ए रैंक पार्टी में काम कर सकता है। हाँ, उसमें ऑर्डर्स देने की कमी है जो एक एन्चेंटर के लिए जरूरी होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये भी कमी दूर हो जाएगी। कैरोलाइन की स्पीड बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक डोज टाइप डिफेंडर से उम्मीद की जाती है, लेकिन उसमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स। पहली ये कि जैसे ही वो मॉन्स्टर को देखती है सीधा उस पर भागती है। दुश्मन के पास जाना ठीक है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा स्केरी है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ 2 छोटे डैगर्स इस्तेमाल करती है। ये उसके स्टाइल के लिए सही नहीं है, लेकिन पूरी पार्टी के लिए शायद उनमें से उतनी किलिंग पावर नहीं है। सोफिया बाकी दोनों जितनी फ्लैशी नहीं, लेकिन वो एक नॉर्मल रॉकी से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो थोड़ी शाय है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी टीम के साथ कंफर्टेबल होगी ये आदत अपने आप चली जाएगी। उसमें कोई बड़ी कमजोरियां नहीं है, इसलिए और उनको उसे ग्रो करते देखने में क्यूरियोसिटी होती है। कुछ ही समय में बाकी ग्रुप्स भी 20वें फ्लोर के बॉस को हरा देते हैं। प्लान के अनुसार सब 21वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। सलमा सबको अपने गिल्ड कार्ड में नए फ्लोर रजिस्टर करने को कहती है। इसी के साथ पहले दिन का काम खत्म हो जाता है। डंजन के बाहर निकलने के बाद सलमा ओरुन से पूछती है कि उसे गाइड बनाना कैसा लगा। ओरुन बताता है कि ग्रुप 10 में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो अभी टीम वर्क ठीक से नहीं कर पा रहा। उसे सबसे ज्यादा चिंता कैरोलाइन को लेकर है। ये सुनकर सलमा हल्की नर्वस हंसती है और कहती है कि कैरोलाइन पहले से काफी इंप्रूव कर चुकी है। ये सुनकर ओरुन सोच में पड़ जाता है कि अगर ये सुधी हुई हालत है तो पहले वो कैसी रही होगी। आखिरकार वो सभी एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं। रात शांति से बीतती जाती है, लेकिन अगली सुबह ओरुन के लिए बिल्कुल अलग होती है। सराय की कमरे में बैठकर जब वो दिन की शुरुआत करता है और अखबार खोलता है तो उसे एक अतीत सा शौक लगता है। पहले पन्ने में बड़े अक्षरों में ओलिवर की तस्वीर छपी होती है। उसके चेहरे पर वही भरोसे से भरी मुस्कान होती है, जिसे देखना अब ओरुन के लिए आसान नहीं रहा था। नीचे छपा आर्टिकल हीरोज पार्टी के नए अचीवमेंट्स के बारे में होता है और वही साफ लिखा होता है कि पार्टी में अब एक नया एन्चेंटर शामिल हो चुका है। ये बात पढ़ते ही ओरुन समझ जाता है कि अब उसके निकले जाने की खबर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। गुस्से और दर्द के मिले जुले एहसास में वो अखबार को मेज पर पटकता है। उसके मन में यही चलता रहता है कि बाकी लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है ये खबर उसे अंदर तक कितनी चोट पहुंचा रही है। उसे लगता है कि काश वो लोग कम से कम ट्रेनिंग मिशन के खत्म होने तक रुक जाते। अब अगर किसी भी नए बच्चे ने ये खबर पढ़ ली होगी तो उसकी इमेज एक पल में बदल जाएगी। कल तक वो सबकी नजरों में हीरोज पार्टी का एक्सपीरियंस्ड मेंबर था और आज वही सिर्फ एक आम इंसान बन गया है जिसे पार्टी से बाहर कर दिया गया था। कुछ देर तक वो यूं ही चुप बैठा रहता है। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। फिर वो गहरी सांस लेता है और खुद को संभालता है। वो अपना कोट उठाता है और सोचता है कि अब इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। उसे तय समय पर मिलने की जगह पहुंचना, इसलिए वो रूम से बाहर निकल पड़ता है। शहर की सड़कों में गुजरते हुए उसका मन बहुत भारी रहता है। आसपास लोग
अपने काम में लगे होते, लेकिन उसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रहती। तभी अचानक पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। वो वहीं रुक जाता है। ये आवाज उसे बहुत जानी पहचानी लगती है। धीरे धीरे वो मुड़ता है और सामने लूना को खड़ा देखता है। वो हीरोज पार्टी की मेंबर थी और उन गिने चुने लोगों में से एक जिसने हमेशा उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया था। लूना को सामने देखकर और उन कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे याद आता है कि जब बाकी मेंबर्स उससे दूरी बनाने लगे थे तब भी लूना कभी नहीं बदली। जिस दिन उसे पार्टी से निकाला गया था उस दिन लूना किसी जरूरी काम से बाहर गई थी और उन जानता था कि अगर वो उस दिन मौजूद होती तो शायद हालात कुछ और होते। इन सब बातों को याद करते हुए उसके चेहरे पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे एहसास होता है कि हीरोज पार्टी से उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी देर में उसे समझ में आ जाता है कि लूना उससे फिर से हीरोज पार्टी में लौटने की बात कर रही है। वो महसूस करता है कि लूना ये बात दिल से कह रही है और अब भी उसकी ताकत पर भरोसा करती है। लेकिन उसी समय उसके मन में आज सुबह पड़ा हुआ अखबार घूमने लगता है। वो जानता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। पार्टी में नए मेंबर आने की खबर पर अपनी टीम में वापस जाना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और सच तो ये है कि वो खुद भी उस जगह पर लौटना नहीं चाहता जहाँ से उसे इस तरह से बाहर निकाला गया था। लूना को ये सब समझाने की कोशिश करते हुए उसके मन में भारी उदासी भर जाती है। लूना को अखबार की खबर के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो खुद को दोषी मानने लगती है। वो उसे पुरानी बातें याद दिलाती है और उस वादे की ओर इशारा करती है जो उन्होंने कभी साथ मिलकर किया था, महान डैनियल को जीतने का सपना। ये याद और उनके दिल को और भी दुख भरी कर देती है क्योंकि वो वादा अब बीते समय की बात बन चुका था और उनको साफ समझ आ जाता है कि वो सपना उसी दिन टूट गया था जिस दिन उसे पार्टी से निकाला गया था। जिस इंसान के साथ वो वादा जुड़ा था वो इंसान अब उसके रास्ते और उसके अतीत के बीच दीवार बन चुका है। इन सब भावनाओं के बोझ के साथ वो लूना से दूर हट जाता है। वो जानता है कि वहां रुकना उसके लिए और भी दर्दनाक होगा, इसलिए वो माफी के भाव के साथ बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। लूना को वहीं छोड़कर दिल के किसी कोने में और आज भी चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, कि वो फिर से साथ चले और अपने बचपन के सपने को पूरा करे। लेकिन अब वो ये भी समझ चुका था कि कुछ रास्ते एक बार बंद हो जाए तो फिर कभी खुलते नहीं। उसका पुराना रास्ता हमेशा के लिए पीछे छूट चुका था और अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था और उन ग्रेट डैनियल की एक्सपीडिशन के लिए निकल चुका था। लेकिन उसका दिमाग अब भी आज के न्यूज़पेपर में छपी खबर में उलझा हुआ था। खबर में साफ लिखा था कि उसे हीरोज पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो वीक था और उनको पहले से अंदाजा था कि ऐसा एक दिन होगा। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कि वो बार बार यही सोच रहा था कि अब कितने लोग उस पर भरोसा करेंगे, खासकर जब सलमा ने उसके बारे में इतनी सारी बातें सबके सामने कही थी। एक्सपीडिशन के नए रिक्रूट्स उसकी खबर पर बात कर रहे थे। लोगों को याद आया कि कल अरुण ने कहा था कि उसे खुद पार्टी छोड़नी थी, लेकिन अगर सच में उससे बैन किया गया था तो पूरी कहानी अलग निकलती थी। जब अरुण वहां पहुंचा तो बच्चों को ग्रेट करने के तरीके से ही उसे समझ में आ गया कि आज माहौल कल से बिल्कुल अलग है। फिर भी उसने सोचा कि सलमा ने कल उसके बारे में जितनी तारीफें की थी उसके बाद कंफ्यूजन होना नॉर्मल थी। सलमा ने तुरंत दौड़कर उसके पास आई और माफी मांगने लगी। उसने कहा कि उसे इस खबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उन्होंने मुस्कुरा दिया और बोला कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसने शांत लहजे में कहा कि अगर सलमा खुद को संभाल ले पाई तो उनकी टीचिंग एक्सपीडिशन ही फेल हो जाएगी। सलमा फिर भी जिद करने लगी। उसने कहा कि उसने कल नए रिक्रूट्स को मोटिवेट करने के लिए और उनका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दे दिया और उसे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था और उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक है। उल्टा उसने कहा कि गलती उसकी है क्योंकि उसने चीजों को साफ साफ नहीं बताई और सबको परेशानी में डाल दिया। उसने कहा कि डंजन ग्लेव के दौरान वो सबको सपोर्ट करेगा, इसलिए सलमा को हमेशा की तरह सिर ऊंचा रख के चलना चाहिए। बर्नेट ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बात वो सच है और उन फ्लोर 94 तक पहुंचा था और यही अपने आप में इनक्रेडिबल है। कैथी और एंथम ने भी हामी भरी और कहा कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। सलमा ने महसूस किया कि कल भी ये लोग बिल्कुल नॉर्मल थे और उन्होंने तय किया कि आज भी वही करेगा जो कल किया था। वो अपने असाइन ग्रुप की तरफ गया और सबको ब्रीफ किया। सोफिया ने तुरंत कहा कि न्यूज़पेपर में लिखी बातें पूरी तरह झूठी है। कैरोलाइन ने भी हाँ किया कि उसे उस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों ने सीधा सवाल कर दिया क्या खबर सच है और उन्हें ईमानदारी से कहा कि ज्यादातर बातें सच है। ये सुनकर लोगन चौंक गया और उन्हें आगे कहा कि अगर वो पूछ रहा थे क्या वो वीक था तो जवाब हाँ है, लेकिन जवाब है कि वो अभी भी वो हीरो नहीं है जिसकी सबको उम्मीद थी। उसने ये बात पहले न बताने के लिए माफी मांगी। लोगन के दिमाग में सवाल ही सवाल घूमने लगे, लेकिन सोफिया जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि और उन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने एक पल में दर्जन बार और को खत्म कर दिया, उसके लिए इतना काफी था। और
ने उसका भरोसा मान लिया और कहा कि उसके पास इतनी ताकत जरूर है कि वो उन्हें फ्लोर 51 तक सेफली पहुंचा सके। वो अभी हीरो नहीं बल्कि सिर्फ ओरुन एक एक्सप्लोरर है। फिर भी उसने कसम खाई कि वो उनकी रक्षा करेगा और चाहता है कि वो आज भी पूरी कोशिश करे जैसे कल की थी। सोफिया और कैरोलाइन ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन लोवन अब भी कंफ्यूज था। उसे खुद पर थोड़ा बेवकूफी भरा फील हो रहा था कि वो इतना एक्साइटेड हो गया था। एक्सपीडिशन शुरू होते ही वो साउथर्न गेट डेनियन फ्लोर 21 की ओर बढ़े। सबको पता था कि आज उन्हें फ्लोर 35 तक पहुंचना है और उनके पीछे पीछे चला था। वो जानता था कि ईस्ट कोर्ट तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे जब तक वो मिडिल फ्लोर यानी फ्लोर 31 तक नहीं पहुंच जाते। तब तक नए रिक्रूट से आगे रहेंगे, बिल्कुल कल की तरह। सोफिया और कैरोलाइन आगे बढ़ रही और मॉन्स्टर को हराते हुए फ्लोर 29 तक पहुंच गई और उनने उनकी तारीफ की और मनी मन खुश हुआ कि उनका भरोसा भी कायम है। कुछ देर बाद फ्लोर 31 पहुंच गए। अब से ऑर्डर्स ओरुन को देने थे और उसे पूरी तरह अलर्ट रहना था। उसने ग्रुप को रोककर बताया कि उसे आगे मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस हो रही है, इसलिए सब रेडी रहे। लड़कियां उसकी बात मान लेती है लेकिन लोगन चुप रहता है। तभी कई गॉब्लिन्स उनकी तरफ बढ़ने लगते और उन कैरोलाइन को आदेश देता कि वो गॉब्लिन्स का ध्यान खींचे। कैरोलाइन हमेशा की तरह डैगर्स लेकर सीधा उनकी ओर दौड़ पड़ती है। फिर और उन सोफिया से कहता है कि वो पीछे मौजूद और को संभाले और लोवन से कहता है कि वो मैजिक से सपोर्ट दे। पूरी बात खत्म होने से पहले ही लोवन टेक्निकल कप और मैजिक कप इस्तेमाल कर देता है। उसके दिमाग में ही चल रहा था कि ऐसे ऑर्डर्स तो कोई भी दे दे तो शायद ओरुन कुछ खास नहीं है। फिर भी वो अपना काम करता रहा और लड़कियों की एबिलिटीज बूस्ट करता रहा। कैरोलाइन को संभालने के बाद लोवन देखता है कि सोफिया बिल्कुल जमी हुई है। उसे याद आता है कि उसने कहा था कि उस पर पहले और उसने हमला किया था। वो समझ जाता है कि वो अभी भी उसे कोमा से बाहर नहीं आई है। लोवन देखता है कि ओरुन फिलहाल कुछ कर नहीं रहा। उसे लगता है कि अब वो बस उस पर भरोसा नहीं कर सकता और सोफिया को उसे खुद ही बचाना होगा। उसी पल ओरुन चुपचाप आगे बढ़ता है और पर एजिबिलिटी डाउन डाल देता है। एक सेकंड में ही वो और कमजोर और स्लो हो जाता है। इसके बाद ओरुन ने सोफिया को भरोसा दिलाया। उसने उसे याद दिलाया कि वो भी अकेले नहीं है, उसके साथ ही कैरोलाइन और लोगन है और वो भी खुद उसके साथ है। ये सुनकर सोफिया का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसने खुद को संभाला और मन में तय किया कि वो पूरी कोशिश करेगी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आग का एक तेज वार और की तरफ फेंका। ये देखकर सब लोग चौंक गए, यहाँ तक कि ओरुन भी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सोफिया इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। हमला बहुत असरदार था, लेकिन उसके बाद सोफिया थक गई क्योंकि उसे किसी ने भी नहीं बताया कि सोफिया एडवांस मैजिक भी कर सकती है। कैरोलिन तो अपना काम ही भूल गई और खुशी खुशी दौड़कर सोफिया के पास पहुंच गई। वो उसे बताने लगी कि उसने कितना शानदार किया और उनने भी उसी की तारीफ की। ये सुनकर सोफिया का चेहरा खिल गया और उसकी थकान भी थोड़ी कम हो गई। लोवन सब चुपचाप देख रहा था। उसे बस साफ समझ में आ रहा था कि और पर जो कमजोरी आई थी वो ओरुन की वजह से थी। यही बात उसे और ले जा रही थी कि इतना समझदार और काम को इंसान आके हीरो पार्टी से क्यों निकाल दिया गया। कुछ देर बाद वो लोग फ्लोर 35 पर पहुंच गए। वह एक बहुत ही बड़ा और डरावना टान टूला था। उसे देखते ही लोवन के मन में डर आ गया। उसे लगा कि वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इससे लड़ सके, लेकिन ओरुन बिल्कुल शांत था। उसने लोवन से कहा कि कैरोमैन को एजिलिटी अप और ड्यूरेबल अप दे और सोफिया को मैजिक अप दे। लोवन हैरान था कि वो इतनी बड़ी मुश्किल के सामने भी वो आदेश दे रहा था जो पहले हमेशा से मिलते थे। उसे सोचने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि कैरोलिन सीधा उसे खतरनाक मकड़ी की ओर दौड़ पड़ी। लोवन उसे रोकना चाहता था लेकिन ओरुन ने उसे रुकने को कहा। उसने समझाया कि अगर वो सामने गया तो उल्टा नुकसान होगा। फिर ओरुन ने कैरोलिन से कहा कि वो मकड़ी के ऊपर से कूदे और उसकी पीठ पर वार करे। कैरोलिन ने बिल्कुल वैसा ही किया और आसानी से उसकी पीठ काट दी। ओरुन ने उसे कहा कि उसका ध्यान अपनी ओर बनाए रखे। उसने ये भी चेतावनी दी कि मकड़ी जहरीली है, इसलिए हर हमले से बचना जरूरी है। लोवन ने तुरंत अपने सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल की। उसकी वजह से कैरोलिन हर हमले से तेजी से बचने लगी। उसने एक वाल को अपने हथियार से रोका और फिर पीछे हट गई ताकि मकड़ी का ध्यान उसी पर बने रहे। मकड़ी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और उन्हें लोवन को याद दिलाया कि कैरोलिन स्पीड उसकी की मैजिक पर टिकी है। लोवन पूरी तरह ध्यान लगाकर उसे सपोर्ट करता रहा। तभी ओरुन ने सोफिया से कहा कि वो हमला करे। सोफिया ने बिना देर किए अपने स्टाफ से एरो कटर नाम का हमला किया। एक ही पल में मकड़ी के 4 पैर कट गए। मकड़ी जमीन पर भी पड़ी। कैरोलिन खुशी से उछल पड़ी, लेकिन ओरुन ने तुरंत कहा कि लकड़ी भी खत्म नहीं हुई है। बिना ज्यादा समझाए उसने लोवन से कहा कि कैरोलिन को स्ट्रेंथ अप और टेक्निकल अप दे। लोवन को समझ में नहीं आया पर क्यों, लेकिन उसे फिर भी वैसे ही किया। तभी मकड़ी ने अचानक जाल फेंका और कैरोलिन उसी पल उसमें फंस गई। लोवन घबरा गया। कैरोलिन धीरे धीरे मकड़ी के मुंह की ओर खींची जा रही थी, लेकिन ओरुन अब भी शांत था। उसने कैरोलिन से कहा कि वो अपने हथियार से जाल काटे। उसने बताया कि अब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो ऐसा कर सकती है। कैरोलिन घबराते हुए अपने
हाथ हिलाने लगी और जाल काटने की कोशिश करने लगी। लोवन के मन में सवाल आया कि शायद औरुन को पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है और उन्हें सोफिया से कहा कि वो रोक एरो तैयार करे और लोवन से कहा कि उसे फिर से मैजिक अब दे क्योंकि पिछला असर खत्म होने वाला था। लोवन ने जल्दी से मैजिक कर दिया। इसी बीच कैरोलिन और ज्यादा डरने लगी क्योंकि जाल अब भी कट नहीं रहा था और उन्हें हालात को देखा और समझ गया कि लोवन एक साथ सिर्फ 3 मैजिक ही संभाल सकता है। इसलिए उसने खुद को आगे बढ़ाकर शार्पनेस अप का इस्तेमाल किया और कैरोलिन के हथियार को तेज कर दिया। अब कैरोलिन जाल काटने में कामयाब हो गई। जैसे ही वो आजाद हुई, सोफिया ने रोक एरो चलाया और एक ही वार में उसे खतरनाक मुखड़ी को हरा दिया। कैरोलिन हमेशा की तरह खुशी से उसके पास दौड़ गई और उन्हें लोगन की भी तारीफ की और कहा कि जीत उसकी सपोर्ट मैजिक की वजह से मिली है। लोगन ने राहत की सांस ली और उन्हें कहा कि अब वापस चलने का समय है। बाहर पहुंचने पर सलमा ने बताया कि अगला दिन उनका आखिरी दिन होगा, इसलिए सबको अच्छी तरह आराम करना चाहिए और उन जाने ही वाला था कि बॉर्नड और एथम उसके पास है और साथ में खाना खाने का इनविटेशन दिया और उन थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो लोग उससे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। ये बात उसे अच्छी लगी, इसलिए उसने हाँ में भर दी। उसे लगा कि एक्सप्लोरेशन के दौरान बात करने का मौका नहीं मिला था, अब सही समय है। इधर लोगन ने सोफिया से पूछा कि वो दिन कैसा था जब औरुन ने उसकी जान बचाई। सोफिया ने बताया कि ये 3 दिन पहले एक नए डेंजन में हुआ था। जब लोगन ने पूछा कि क्या औरुन उस वक्त अकेला था और ये सुनकर कि हाँ वो अकेला था तो लोगन ने उससे कहा कि वो उसे औरुन के बारे में सब कुछ बताए। सोफिया को ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए, इसलिए लोगन उससे उसके साथ हुई लड़ाई को याद करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे सोफिया को याद आया कि औरुन ने और उस पर बहुत तेज और जबरदस्त विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल किया था। उसे ये भी याद आया कि औरुन ने अपनी स्वॉर्ड पर किसी तरह का सपोर्ट मैजिक लगाया था जिससे वो और ज्यादा असरदार हो गई थी। लोगन को समझ में आ गया कि वो स्पेल शार्पनेस अप रहा होगा जो आमतौर पर हथियारों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बात सुनकर कैरोलिन को भी याद आया कि आज टेंशन में उसकी डाइवर्स अचानक बहुत ज्यादा शार्प हो गई थी और वो खुद इस बदलाव से हैरान हो गई थी। अब लोगन को साफ हो गया कि औरुन सिर्फ मैजिक पर निर्भर नहीं रहता बल्कि स्वॉर्ड से भी लड़ सकता है। सोफिया ने ये भी बात बताया कि औरुन ने हीरोज पार्टी छोड़ने के बाद खुद को फ्रंट लाइन अटैकर के रूप में बदल लिया था। ये बात लोगन को अजीब लगी क्योंकि आज टेंशन में उसने औरुन को एकदम परफेक्ट एन्चेंटर की तरह काम करते हुए देखा। लड़ाई के हर पल को याद करते हुए लोगन को एहसास हुआ कि सुबह उसने औरुन के बारे में गलत राय बना ली थी। अखबार में छपी खबर पढ़कर उसे लगा कि औरुन उसकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, लेकिन असलियत में बिल्कुल अलग और गहरी लड़ाई में औरुन ने चुपचाप एलिजिटी डाउन जैसे मुश्किल स्पेल का इस्तेमाल किया था जिसे आमतौर पर बहुत कम लोग सही तरीके से कर पाते हैं। रो 35 पर डेथ टाइम टूला के खिलाफ हुई लड़ाई ने लोगन को फॉर्मेशन की असली अहमियत समझा दी। डिफेंडर अगर दुश्मनों को उलझा रखे तो अटैकर और सपोर्टर बिना घबराए अपना काम कर सकते हैं और उनको ये बिल्कुल पता नहीं था कि पार्टी पर लगे बफ्स कब खत्म होंगे और अगला खतरा कब आएगा। यहाँ तक कि उसने टरंटुला के आखिरी हमले को भी पहले ही भांप लिया था जब कैरोलिन जाल में फंस गई थी। ये सब देखकर लोग समझ गया कि औरुन लड़ाई को पहले से ही पढ़ लेता है और उसी हिसाब से सही फैसला करता है। वो उससे कहीं ज्यादा अनुभवी और समझदार था। फिर भी लोगन के लिए ये बात समझना मुश्किल था कि इतना काबिल इंसान फ्रंट लाइन अटैकर क्यों बना। कैरोलिन को सोफिया दोनों को पूरा भरोसा था कि औरुन फ्रंट लाइन में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने याद किया कि उसने एक ही पल में दर्जनों और गिरा दिए थे। ये सोचकर कैरोलिन और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो गया और खुद को जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाने का सपना देखने लगा। सोफिया ने भी ये तय कर लिया कि वो पूरी मेहनत करेगी। लोगन फिर से चुप हो गया। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि औरुन एक अच्छा एन्चेंटर भी है और एक पावरफुल फ्रंट लाइन अटैकर भी। उसे लगा कि यही असली जीनियस की पहचान होती है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा और औरुन से जितना सीख सकता है सब सीख कर खुद को बेहतर बनाएगा। थोड़ी देर बाद कैरोलिन ने उसके चेहरे पर चिंता देखी तो लोगन को एहसास हुआ कि वो बहुत गहराई में सोचने लगा है। उसने खुद को संभाला और तय किया कि कल के लिए पूरी तरह रेडी रहना। ये सुनकर कैरोलिन भी जोश में आ गई और खुद को मोटिवेट करने लगी। उधर बर्नार्ड और एंथम औरुन को खाने पर ले गए। वो उसके साथ मिलकर नॉर्मल तरीके से पेश आने लगी जैसे किसी बड़े नाम या पुराने औहदे का कोई बोझ ही नहीं। हीरोज पार्टी की बात निकलने पर औरुन ने बताया कि वहाँ वो ज्यादातर एरेंट्स और जरूरी काम करता था, इसलिए उसे ज्यादा मजाक करने का मौका नहीं मिला। ये सुनकर दोनों को लगा कि अखबार में छपी खबर और भी ज्यादा गलत और बेवजह की थी। उनकी बातों से औरुन को सुकून मिला। उसे अच्छा लगा कि कोई बिना शक किए उसकी बात समझ रहा। जब उसके रोल की बात आई तो उसने साफ किया कि हीरोज पार्टी छोड़ने के बाद उसने स्वॉर्ड पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। असल में वो बचपन से ही स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था और जब उसे वो मौका मिला था तो वो सच में खुश था। एंथम के मन में ये सवाल उठा कि शायद उसके पेरेंट्स में कोई स्वॉर्ड्समैन रहा होगा, तभी औरुन के मन में इतनी छोटी उम्र में ही ये चाह पैदा हुई थी। ये सोचते हुए रात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और औरुन को महसूस हुआ कि भले ही उसका रास्ता बदल गया हो लेकिन उसका मकसद अब भी पहले से कहीं ज्यादा साफ हो चुका है।
और उन्हें बताया कि असल में उसके दादा एक पुराने एक्सप्लोरर थे। एक दिन उनके गांव में एक मॉन्स्टर आ गया और उसके दादा ने उसे सिर्फ एक स्वॉर्ड से ही हरा दिया था। ये सब अपनी आंखों से देखकर और उनके मन में तभी ये चाह पैदा हुई थी कि वो स्वॉर्ड्समैन बनेगा। उसी दिन उसने पूरी मेहनत के साथ उसी रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। बाद में उसकी जिंदगी एक अलग मोड़ पर चली गई। जब हीरोज पार्टी नीचे के फ्लोर्स में जाने लगी तो उनकी स्पीड अपने आप कम होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे जाते थे मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते थे। ऐसी हालत में धीरे धीरे आगे बढ़ना जरूरी था, लेकिन उस समय पार्टी के लोग ये बात समझ नहीं पाए। वो जल्दी आगे बढ़ना चाहते थे और उसी दौरान एन्चेंटर का रोल बहुत पॉपुलर होने लगा और उनको हर तरह का काम थोड़ा थोड़ा आता था, इसलिए सबने मिलकर उसे एन्चेंटर बना दिया। और उनको लगा कि फैसला पार्टी के लिए सही नहीं था। उसके हिसाब से उन्हें रूल बदलने के बजाय रुक कर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए थी। अगर वो पेशेंस रखते और खुद को बेहतर बनाते तो आगे का सफर और अच्छा होता। ये बात सुनकर सामने वाले लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए और तभी और उनको एहसास हुआ कि वो जरूरत से ज्यादा बोल गया। उसे समझ में आ गया कि अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है, इसलिए उसने बात को वही रोक दिया। वो अंदर ही अंदर जानता था कि हीरोज पार्टी अब फ्लोर 94 से आगे नहीं जा पाएगी, लेकिन वो ये बात भी किसी को बताना नहीं चाहता था। बात का माहौल हल्का करने के लिए उसने अपने आइडियल स्वॉर्ड्समैन के बारे में सोचा। उसके दिमाग में एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन था जो हर तरह की स्किल जानता हो, जो अकेले भी नीचे के फ्लोर्स तक जा सके और हर सिचुएशन में खुद को संभाल सके। वही बनने का सपना लेकर उसने फिर से स्वॉर्ड्स पर ध्यान देना शुरू किया था। ये सुनकर बाकी लोग पहले हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें उस पर भरोसा होने लगा कि वो यहाँ जरूर कर पाएगा। दूसरी तरफ जब लोग वापस घर पहुंचे तो कैरोलिन और सोफिया दोनों ने लंबा दिन खत्म होने के बाद आराम करने का सोचा। उन्हें याद आया कि टीचिंग एक्सपीडिशन का आखिरी दिन अब बस आने ही वाला है। इसका मतलब ये था कि कल के बाद और उनके साथ नहीं रहेगा। सोफिया इस बात को समझ तो रही थी, लेकिन उसका मन इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे अच्छा लगता कि और नाइट स्काई रैबिट के साथ ही रुक जाए। सोफिया के मन में ये बात घूम रही थी कि अगर उसने और उनसे रुकने के लिए कहा तो क्या होगा। उसे लगा कि ऐसा कहना शायद सेल्फिश होगी, क्योंकि और उसका भाई जैसा ही नहीं था जो ऐसे फैसला आसानी से बदल ले। फिर भी ये सोचकर कि वो उसे फिर कभी देख नहीं पाएगी, उसे अंदर से उदास कर रही थी। इसी उलझन के साथ उसने तय किया कि अगली बार मिलने पर वो कम से कम इस बारे में सोच कर देखेगी। अगले दिन ग्रेट डंजन के बाहर कई लोग इकट्ठा थे। अचानक सबका ध्यान एक ही तरफ हुआ, क्योंकि वहाँ फेमस हीरो पार्टी पहुंची थी। उनके साथ चलते हुए ओलिवर का चेहरा गर्व से भरा हुआ था, जैसे उसे अपने नाम और पहचान पर पूरा भरोसा है। लेकिन उसे ग्रुप में लूना अकेली थी, जिसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि उसके मन में कुछ भारी चल रहा है और आने वाला दिन उसके लिए आसान नहीं होने वाला। अगली सुबह और उन गुफा की तरफ जाता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आज आखिरी दिन है जब वो इस यम ग्रुप को लीड कर रहा है। थोड़ी दूर उसे सोफिया और बाकी लोग एंड्रेस के पास इंतजार करते हुए दिखते हैं। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे वार्मली ग्रीट करते हैं और उनको महसूस होता है कि आज ग्रुप को उस पर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लोवन भी आज उसके साथ काफी नॉर्मल और ट्रस्टिंग लग रहा होता है। तभी कैरोल बोलती है कि क्योंकि आज आखिरी दिन है। सोफिया उससे कुछ कहना चाहती है। कैरोल बार बार सोफिया को एल्बो मारकर उसे बोलने के लिए पुश करती है, लेकिन सोफिया काफी नर्वस और शाय लगती है, इसलिए वो अपनी असली फीलिंग बोल नहीं पाती। असल में पिछली रात जब वो बात ले रही थी तब उसने कैरोल को बताया था कि वो चाहती थी कि और नाइट रैबिट क्लाइन में ही रहे और उनकी मदद करे ताकि वो लोग टॉप तक पहुंच सके। लेकिन इससे पहले कि सोफिया अपनी बात और उनसे कह पाती, सेल्मा उसे बुला लेती है और उन सोफिया से कहता है कि वो बाद में उससे बात करेगा और फिर वो वहां से चला जाता है। जब और उन बाकी गेट की तरफ जा रहा होता है तब कुछ रोकीज की बात सुन लेता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हीरोज पार्टी भी आज एक टेंशन में जा रही है। वो लोग अपनी नई पार्टी के साथ ट्रायल रन करने वाले हैं ताकि देख सकें कि सब लोग सही तरह साथ में काम कर पा रहे हैं या नहीं। और उन सोचने लगता है कि वो लोग डेंजन के पास किस फ्लोर पर जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो लोग डीपेस्ट फ्लोर यानी 94th फ्लोर पर नहीं जा रहे। वो लोग सिर्फ 92 फ्लोर से शुरू करने वाले हैं ताकि चेक कर सके कि नई पार्टी सही से काम कर रही है या नहीं। ये सुनकर और उन काफी शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है कि हीरोज पार्टी को सीधे 92 फ्लोर से शुरू नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब पार्टी में नया मेंबर आया हो और उन भी उसके साथ नहीं है। उसके हिसाब से उन्हें पहले ही नीचे के फ्लोर पर जाना चाहिए था ताकि टीम वर्क का सही सेंस मिल सके। लेकिन आखिर में और सोचता है कि हीरो पार्टी के बारे में सोचना उसके लिए टाइम वेस्ट है। उसे बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए। उधर 92 फ्लोर पर पार्टी का लीडर ओलिवियर अपने टीम को मोटिवेट कर रहा होता है। वो कहता है कि उन्हें इन डेंजर्स को क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी सबको अलर्ट रहना चाहिए। फिर वो अपनी पार्टी के नए मेंबर विले की तरफ देखता है, जिसके ग्रीन हेयर है और वो एनर्जेटिक पार्टी का टैंक उससे कहता है कि वो दिखाए कि वो क्या कर सकती है। तभी इडियट मेज बोल पड़ता है कि फिली को जैक ऑफ फोर्ट्रेट नहीं है जैसे और उनका, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओलिवर फिर लूना की तरफ देखता है। लूना अब तक चुप खड़ी थी। वो जानबूझकर कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि
वो कभी भी नहीं चाहते थे कि ओरन पार्टी छोड़कर जाए, लेकिन ओलिवर को लगता है कि किसी डेंजन रन के बाद लूना भी मान जाएगी कि उनका डिसीजन सही था और प्रॉब्लम ओरन नहीं था। असल में लूना उस प्लान का हिस्सा नहीं थी जो ओलिवर और बाकी लोगों ने ओरन को पार्टी से निकालने के लिए बनाया था। उसे इसके बारे में उसे शाम पता चला था जब ओलिवर फिली को पार्टी में आने के लिए कांग्रेचुलेट कर रहा था और उसके वेलकम के लिए पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में एने और डेरेक और उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि अब उनके पास एक रियल एन्चेंटर है क्योंकि वो बेकार जैक ऑफ ऑल नहीं, इसलिए वो जल्दी डंजन क्लियर करके 100th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। एने ने फिली से ये भी कहा था कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन ओरन खर्च करने में बहुत केयरफुल था और कभी कभी अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए खर्च नहीं करता था। इनकी सुनकर फिली और अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो पूछते हैं कि क्या पार्टी फंड्स सिर्फ पार्टी के काम के लिए नहीं होते, लेकिन एने उसकी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि उनके पास बहुत पैसा है और अगर पैसा खर्च ना किया जाए तो उसका क्या फायदा। तभी ओलिवर बीच में बोलता है और कहता है कि अब ओरन के बारे में बात बंद करनी चाहिए क्योंकि अब वो उनके लिए इररिलेवेंट है। जैसे सब लोग फिले की पार्टी मारने की खुशी में ग्लास उठाते हैं, तभी लूला कमरे में तेजी से आती है और थोड़ा सांस फूल रहा होता है। वो ओलिवर से कहती है कि उसे जरूरी बातें करनी है। तभी लूला की नजर फिले पर पड़ती है जिसे वो अभी तक जानती भी नहीं। वो ओलिवर से पूछती है कि क्या वो दोनों प्राइवेट में बात कर सकते हैं, लेकिन ओलिवर कहता है कि जो भी बात है वो सबके सामने ही हो सकती है। अब लूना के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो बताते कि उसने अभी सुना है कि ओरन नाइट सिल्वर रैबिट के साथ रेड पर जा रहा है और वो पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। का ड्रेक और एने दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। एने पूछती है कि 3 दिन में वो नाइट सिल्वर रैबिट में कैसे शामिल हो सकता है, जबकि उन्होंने तो उसे बताया था कि वो कितना वीक है। ड्रेक कहता है कि शायद ओरन अभी भी अपना एस रैंक बैच दिखा रहा होगा जो उसे इस पार्टी की वजह से मिला था और उसी से उसे काम मिल गया होगा। लूना समझ नहीं पाती कि वो लोग क्या कर रहे हैं और ओलिवर से पूछते हैं। ओलिवर उसे शांत रहने और पूरी बात सुनने को कहता है, लेकिन उससे पहले कि एना बीच में बोल पड़ती है और लूना को बताती है कि ओरन 3 दिन पहले पार्टी छोड़ चुका है। ये सुनकर लूना पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या ओरन ने आखिरकार उनसे हार मान ली है। तभी ड्रेक जोश से बोलता है कि बात उल्टी है और उन्हें पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि उन्होंने ही उसे जबरदस्ती पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो उसे लूजर समझते थे। ये सुनकर लूना पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो ओलिवर की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या ये सच है। ओलिवर शांत तरीके से कहता है कि हाँ वो सच बोल रहे हैं। वो लूना को फिली से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है जो नया मेंबर है, लेकिन लूना तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि उसने पहले ही साफ कर दिया था कि ओरन की जगह कोई भी लेगा तो वो उसके खिलाफ खड़ी होगी। ये सुनकर पार्टी का टैंक गुस्से में आ जाता है और जोर से चिल्लाकर लूना से चुप रहने को कहता है क्योंकि नया मेंबर उसे ग्रीट करने की कोशिश कर रहा है। ओलिवर ड्रेक को शांत करता है और लूना को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अब ओरन उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है और आगे चलकर वो बस उन पर बोझ बन जाता, लेकिन लूना इससे बिल्कुल सहमत नहीं होती। वो कहती है कि ओरन ही पार्टी का कोर था और उसे ही वजह से वो लोग यहाँ तक पहुंचे थे। लूना साफ कहती है कि उसके बिना वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी एने बीच में बोलती है और कहती है कि सिर्फ लूना ही सोचती है कि ओरन कोई खास था। वो कहती है कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता क्योंकि डिसीजन पहले ही हो चुका है और ओरन को पार्टी से निकाल दिया गया है। ओलिवर कहता है कि अब उन्हें आगे की प्लान पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये पहली बार है जब वो सब फिले के साथ काम करेंगे, इसलिए वो लोग 92 फ्लोर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे 94th फ्लोर तक जाएंगे। लेकिन लूना इस प्लान को तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि उसे मरने का कोई शौक नहीं है जैसे बाकी लोगों को लगता है। दिल हंसने लगता है और कहता है कि इसमें मरने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि वो लोग पहले ही 94th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। लूना जवाब देती है कि चाहे फुली एक स्किल एन्चेंटर हो फिर भी उन्हें पहले नीचे वाले फ्लोर से शुरू करना चाहिए और उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। ड्रेक फिर कहता है कि वो लोग पहले ही 93rd फ्लोर क्लियर कर चुके हैं तो नीचे से शुरू करने की जरूरत नहीं है। लूना कहती है कि वो लोग पागल है अगर ऐसा सोचते हैं क्योंकि 92 फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन होता और पिछली बार उससे लड़ते वक्त वो लोग मुश्किल से बच पाए थे। एना हंसकर कहते हैं कि उस समय उनकी टीम में वीक एन्चेंटर था, इस बार ड्रैगन से लड़ना आसान होगा। ओलिवर कहता है कि वो लोग बस देखना चाहते हैं कि नई पार्टी साथ में कैसा काम करती है, उन्हें डेनियल से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूना फिर भी कहती है कि उन्हें नीचे से शुरू करना चाहिए, लेकिन ओलिवर उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि डिसीजन पहले ही हो चुका है और अब बदला नहीं जाएगा। फिर कहानी वापस टेंशन में आती है। 92 फ्लोर पर हीरोज पार्टी का सामना एक मेहमत से होता है जिसे पिछली बार उन्होंने आसानी से हरा दिया था, लेकिन इस बार उन्हें उससे लड़ने में दिक्कत हो रही थी। ओलिवर मेहमत की तरफ दौड़ता है और अपनी तलवार से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेहमत उस अटैक को रोक देता है और ओलिवर पीछे हटकर कवर में चला जाता है। डेरेक भी किसी काउंटर अटैक के लिए तैयार खड़ा रहता है। कवर के पीछे आते ही ओलिवर का बफ खत्म हो जाता है और उसे लगता है जैसे उसे शरीर पर अचानक बहुत भारी वेट आ गया हो। वो फिली से पूछता है कि बफ इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रहा है। फिली कहती है कि उसने अभी तक ये पूरी तरह समझा नहीं कि वो लोग साथ में कैसे लड़ते हैं, इसलिए अभी ऐसा हो रहा है।
ये सुनकर ओलिवर को हैरानी होती है क्योंकि उसे याद आता है कि ओरुन ने डेंजन में उनके साथ पहले ही दिन कुछ घंटों में सब समझ लिया था। तभी मेहमत ड्रेक की तरफ एनर्जी ब्लास्ट फेंकता है। ड्रेक उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बीम एना की तरफ मुड़ जाती है। एना गुस्से में डेरेक को ईडिट रहती है। डेरेक भी हैरान होता है क्योंकि अटैक उसके लिए ब्लॉक करना आसान होना चाहिए था। एना मोस्टे की तरफ फायर ब्लास्ट फेंकती है लेकिन उससे मेहमत को कोई खास नुकसान नहीं होता। ओलिवर चिल्लाकर कहता है कि वो सीरियस होकर अटैक करे। एना कहती है कि वो वही कर रही है जो हमेशा करती थी, लेकिन उसी वजह से उसके अटैक कमजोर लग रहे हैं। ओलिवर फिली से कहता है कि वो एना की मैजिक पावर फिर से बढ़ाए। फिली वैसा ही करती है लेकिन जब एना फिर फायर ब्लास्ट करती है तब भी मेहमत पर कोई असर नहीं पड़ता। मेहमत गुस्से में फिर पावर ब्लास्ट करता है जो लगभग एना को लग जाता है लेकिन वो किसी तरह एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। ओलिवर हैरान रह जाता है क्योंकि फिली की मैजिक तो ओरुन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी। फिर भी वो लोग उस मॉन्स्टर के सामने स्ट्रगल कर रहे होते हैं जिसे वो पहले आसानी से हरा चुके थे। एक और एनर्जी बीम ओलिवर की तरफ लाता है और वो मुश्किल से उससे बचता है। अगला अटैक ड्रेक ब्लॉक करता है। ओलिवर आने से कहती है कि वो मॉन्स्टर के पीछे जाकर अटैक करे लेकिन मॉन्स्टर उसे रोक देता है और पीछे भागने पर मजबूर हो जाती है। ओलिवर फिली से कहता है कि वो मॉन्स्टर के अटैक पर नजर रखे और उन्हें वार्न करे। फिली कहती है कि वो एक साथ इतने काम नहीं कर सकती। ओलिवर कहता है कि बैटलफील्ड के फ्लो को देखना एन्चेंटर का काम ही होता है। एना गुस्से में फिली को यूजलेस कहती है और कहती है कि उसे पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए था। ओलिवर समझाने लगता है कि उनकी पूरी टीम पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। वो अपनी तलवार की पूरी पावर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। थ्योरी के हिसाब से फिली की मैजिक उन्हें बहुत ज्यादा पावर देनी चाहिए थी लेकिन कुछ तो गलत हुआ। तभी डेंजन की गहराई से ब्लैक ड्रैगन बाहर आता है और उनकी तरफ उड़कर आने लगता है। ड्रैगन को देखकर लूना डर से पसीना पसीना हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। ड्रैगन जमीन पर उतरता है और बिना किसी मुश्किल के मेहमत को कुचल देता है। ओलिवर हैरान होता है क्योंकि ड्रैगन को अपनी जगह से बाहर नहीं आना चाहिए था, फिर भी वो वहां जाने से मना कर देता है और कहता है कि उन्हें उसे बस एक बार हराया था और फिर से हरा देगा। ड्रेक ड्रैगन की फायरबॉल ब्लॉक करने के लिए खड़ा होता है लेकिन इस बार उसकी ताकत पहले जैसी नहीं होती और वो सीधा पीछे फेंक दिया जाता है। एना फायरबॉल अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन रॉक के पीछे होने के बावजूद भी वो भी ब्लास्ट से उछलकर बेहोश हो जाती है। लूना ओलिवर से कहती है कि उन्हें भागना होगा लेकिन ओलिवर फिली से बफ मांगता है और ड्रैगन के फायरबॉल के सामने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है। वो किसी तरह खुद को संभालता है लेकिन शॉक वेव से पीछे धकेल लिया जाता है। वो घुटनों के बल गिर जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। लूना उसे पकड़कर उठाती है और कहती है कि उन्हें इमरजेंसी टेलीपोर्ट क्रिस्टल इस्तेमाल करना होगा नहीं तो वो मस्त मारे जाएंगे। फिली कहता है कि इमरजेंसी टेलीपोर्ट उन्हें सीधा किसी लोअर रैंक बॉस रूम में भेज देगा और वहाँ उन्हें लड़ना पड़ेगा लेकिन लूना कहती है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओलिवर मान जाता है और अपनी टीम को पकड़कर पोर्टल खोल देता है ताकि वो भाग सके लेकिन जैसे वो पोर्टल में जाने वाले होते हैं ड्रैगन अचानक अटैक करता है और उन्हें पीछे धकेल देता है। फिर वो खुद भी पोर्टल के अंदर चला जाता है और गायब हो जाता है। पहले ड्रेक को लगता है कि ये ठीक हुआ लेकिन लूना कहती है कि बहुत बुरा हुआ है क्योंकि अब कोई लो रैंक एडवेंचर पार्टी ड्रैगन के हाथों मारी जाएगी। वो कहती है कि उन्हें तुरंत गिल जाना होगा और डेंजन में मौजूद सब लोगों को फोर्स टेलीपोर्ट करवाना होगा। ओलिवर सहमत होता है और वो लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी यूना उन्हें बताती कि उन्हें इतना वीक क्यों लग रहा है। वो कहते हैं कि ओरुन ने कुछ ओरिजिनल स्पेल बनाए थे जो उसके मैजिक अटैक की स्ट्रेंथ को 50 टाइम तक बढ़ा देते हैं। ये सुनकर फिली हैरान हो जाती है क्योंकि सलमा भी सिर्फ 10 टाइम तक पावर बढ़ा पाती थी। लूना कहती है कि ये सच है कि इसी वजह से उन्हें लगता है कि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। असल में वो लोग सिर्फ तब स्ट्रॉन्ग होते हैं जब ओरुन उनके साथ होता है। उसके बिना वो बस एक नॉर्मल और मैटिक और एडवेंचर ग्रुप है। लेकिन ओलिवर भी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो बिना ओरुन के भी ड्रैगन को मार कर दिखाएगा और वो जल्दी से जल्दी झील की तरफ भागते हैं इस उम्मीद में कि ड्रैगन ने अभी तक किसी को मारा ना होगा। 5th फ्लोर पर ओरुन अपनी पार्टी को बताता है कि जैसे ही वो लोग 51st फ्लोर तक पहुंचेंगे उनका मिशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल की मदद से वापस लौट जाएंगे। उसकी बात सुनकर पार्टी के सभी लोग से हिलाकर सहमति जताते हैं लेकिन ओरुन के पेट में एक अजीब सा डर महसूस होता है। वो चारों तरफ देखते हैं लेकिन उसे कुछ भी गलत नजर नहीं आता। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है जहाँ काले बादल सूरज को पूरी तरह ढक चुके होते हैं। वो सोचने लगता है कि उसे ऐसे अजीब फीलिंग क्यों आ रही है। सब कुछ अभी ठीक लग रहा है। थोड़ी देर में वो लोग फ्लोर बॉस से लड़ेंगे। गाइड्स के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद वो सब घर वापस जा सकते हैं। मिशन भी पूरा हो जाता है। फिर उसे बार बार लग रहा होता है कि कुछ तो गलत हो चुका है और उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी कैरोल की आवाज उसकी सोच को तोड़ देती है। वो और उनसे पूछती है कि इस बार उन्हें किस तरह की मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट देखता है और उसे बताता है कि वो एक टैंक है और उसका असली काम अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट करना है। उसे एनिमीज के पीछे भागकर अकेले सबको मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन गैरल इससे सहमत नहीं होती। वो सोचती है कि अगर वो अकेले ही एनिमीज को खत्म कर दे तो टेक्निकली अपने टीममेट्स का काम आसानी कर रही है। वो कहती है कि टैंक का काम फ्रंट लाइन में खड़े रहना होता है और वो हमेशा वही करती है।
फिर वो ओरुन से और एडवाइस मांगती है कि वो और अच्छा कैसे लड़ सकती है। ओरुन थक कर लंबी सांसें लेता है और कहता है कि उसे सब कुछ अकेले ही करने की जगह टीम वर्क सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी वो इसे सीखेगी उतना ही उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे चलकर उसे अपने टीममेट्स पर भरोसा करना पड़ेगा। कैरल को ये बात थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन लोवन उसे ध्यान से सुनने को कहता है और कहता है कि उसे इतने अच्छे एडवाइस के लिए थैंकफुल होना चाहिए। वो बताता है कि फेमस एडवेंचर एल्बर्ट भी कहा करता था कि टीम वर्क ही असली स्ट्रेंथ होता है। ये सुनकर ओरुन लोगन से पूछता है कि क्या वो नाइट रैबिट क्लैन वाले एल्बर्ट की बात कर रहे हैं। लोगन खुश हो जाता है कि कोई और भी बुक्स पढ़ता है तो सिर्फ वो डेंजन में बारबेरियन की तरह नहीं लड़ता। और हम कहता है कि शायद हर कोई महान एल्बर्ट के बारे में जानता है। वो नाइट स्काई रैबिट का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर था और माना जाता है कि पिछले साल 92 फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन से लड़ते हुए उसकी मौत हो गई थी। लोगन कहता है कि मरने के बाद भी एल्बर्ट एक लेजेंड बन गया और लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। लेकिन कैरम का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। वो धीरे से कहती कि एल्बर्ट अपने एक साथी को बचाने की कोशिश करते हुए मरा था, जबकि असल में वो काम 10 का होता है। वो कहती है कि उसे पता था कि उसकी मौत से उसके परिवार की खुशियां खत्म हो जाएंगी, फिर भी उसने परवाह नहीं किया। इसी वजह से कैरल मानती है कि किसी को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसे अपने से हमेशा दूर रखा जाए। वो कहती है कि अगर वो फ्रंट लाइन पर अकेले लड़े और उसकी टीम पीछे रहे तो बाकी लोग सेफ रहेंगे और जरूरत पड़ने पर भाग भी सकेंगे। और हम उसके चेहरे पर मदद देता है और समझ जाता है कि ये हमला उसकी समझ से बाहर है, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करता। वो माहौल हल्का करने के लिए कैरल से कहता है कि आज एनिमी से लड़ने के लिए वो उसी पर भरोसा करेगा। ये सुनकर कैरल का चेहरा फिर से चमक उठता है और वो खुशी से कहती है कि सब उस पर छोड़ ले। तभी सोफिया तुम तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वो और उनसे पूछते हैं कि उसमें क्या कमी है और वो एक बेहतर टीममेट और मीच कैसे बन सकती है। ये सुनकर लोकन भी बोल पड़ता है और कहता है कि वो भी जानना चाहता है कि वो खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं और उन्होंने शांत रहने को कहता है और आगे बढ़ती हुई फ्लो की तरफ जाने लगता है जहाँ नए एडवेंचर्स वो ऑन करने लगते हैं। तभी सलमा और उनको आवाज देती है। वो कहती है कि आज उनका आखिरी दिन है और अब तक का सबसे मुश्किल दिन भी हो सकता है, इसलिए उन्हें ध्यान रखना होगा कि कोई गलती ना हो और एक्सपीडिशन सही तरह पूरा हो। फिर वो और उनकी टीम की तरफ देखकर कहती है कि बच्चों को वो काफी पसंद आने लगे हैं और उन सच बताता है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल के बाद उसे लगा था कि शायद इन बच्चों के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट खत्म हो गया होगा, लेकिन अब उसे समझ में आया कि ये बच्चे जितने दिखते हैं उससे ज्यादा समझदार है। सलमा भी सहमत होती है और कहती है कि ग्रुप कभी कभी मुश्किल जरूर होता है लेकिन इनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। फिर वो बता दिए कि एल्बर्ट की मौत उनके क्लैन के लिए बहुत बड़ा झटका थी। वो क्लैन का स्टार था और उसके जाने के बाद क्लैन धीरे धीरे पीछे रह गया। उसी समय और उनकी पुरानी टीम हीरो पार्टी आगे निकल गई और उन कहता है कि ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई उनके लिए भी बहुत मुश्किल थी। उस लड़ाई में उनकी पार्टी का कोई भी मेंबर मर सकता था और उससे उनकी टीम पूरी तरह टूट जाती। सलमा कहती कि एल्बर्ट की जगह आज तक कोई बढ़ नहीं पाया। फिर वो जीदा और उनसे पूछते हैं क्या वो उनके क्लैन में शामिल होना चाहेगा और उन कहता है कि उसके लिए सम्मान की बात है, लेकिन एक पार्टी को 2 एंजेंडर की जरूरत नहीं होती, खासकर तब जब उनमें से एक बूढ़े कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट स्कोरर हो। ये सुनकर सलमा थोड़ा ब्लश करती है और कहती है कि उसका मतलब एंजेंडर के रूप में नहीं था बल्कि सोर्ड्समैन के में था। ये सुनकर और उन थोड़ा हैरान हो जाता है। सलमा कहती है कि वो आज उसे ध्यान से देखेगी और समझाएगी कि एक सोर्ड्समैन के रूप में उसके स्किल कैसे हो सकते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं और उन 3 न्यूबीज के साथ रह जाता है जिन्हें उसे मॉनिटर करना था। कैरल पूछती है कि वो लोग इतने अलग अलग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसे इन गुफाओं की मेज में खो जाने का डर लगता और वो हंसता है और कहता है कि यह उनके लिए एक अच्छा एक्सरसाइज है। कई बार पार्टी को अलग अलग रास्तों की जांच करनी पड़ती है ताकि बॉस रूम तक जाने वाला सही रास्ता मिल सके। इसी वजह से जिन क्लैन के पास ज्यादा मेंबर्स होते जैसे नाइट स्काई रैबिट्स उन्हें फायदा होता क्योंकि वो पूरी केव जल्दी चेक कर सकते हैं। लोगन कहता है कि ओरुन तो सबसे गहरे फ्लोर तक पहुंच चुका है, इसलिए ये होने कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर कैरल और सोफिया उनसे पूछ लगता है कि डेंजन के नीचे वाले फ्लोर्स कैसे दिखते हैं और वहाँ किस तरह की मॉन्स्टर होते हैं। और उन बताता है कि डी फ्लोर करीब लेवल 72 से शुरू होते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल जाता है और वो जगह बर्फीले पहाड़ों जैसी बन जाती है जहाँ लगातार ब्लिज़ार्ड और स्नो स्टॉर्म चलते रहते हैं। वो ये भी बताता है कि वहाँ आइस लिज़ार्ड भी होते हैं जो अंधेरे से छिपकर इंतजार करते रहते हैं कि कोई सो जाए। इतना कहकर और उन्हें कहता है कि अभी इन सब बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो लोग डेंजन के अंदर और गहराई में जाने लगते हैं। पूरी की वो अजीब तरह से खाई लग रही होती है जिससे माहौल थोड़ा डरावने लगता है। लोगन कहता है कि उन्होंने अभी तक इस फ्लोर पर एक भी मॉन्स्टर नहीं देखा। वो और उनसे पूछता है कि क्या 40th फ्लोर हमेशा ऐसे ही रहता है और उनसे हिराकर मना करता है। उसके पेट में जो अजीब फीलिंग थी वो अब और मजबूत
मजबूत होने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद आज टेंजन में सच में कुछ बहुत गलत हो रहा है। कैरल शोर मचाने लगती है कि वो जल्दी से किसी मॉन्स्टर से लड़ना चाहती है। तभी एक पत्थर के पीछे एक ब्लू गॉब्लिन बाहर आता है। कैरल उसे देखकर खुश हो जाती है और बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और उनसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे निकल चुकी होती है। तुरंत ओरुन एक डेफ स्पेल इस्तेमाल करता है जिससे गॉब्लिन की स्पीड कम हो जाती है। इसी वजह से कैरल एक तेज अटैक से उसे मार देती है। कैरल खुशी मनाने लगती है, लेकिन ओरुन उसे डांटता है कि उसे बिना सोचे एनिमीज पर हमला नहीं करना चाहिए। वो समझाता है कि ब्लू गॉब्लिन्स बहुत तेज और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर कैरल को कुछ हो जाता तो लोगन और सोफिया को भी अपनी पोजीशन छोड़ने पड़ती और वो भी खतरे में पड़ जाते। कैरल अपनी गलती समझ जाती है। तब ओरुन उसे एक नई फाइटिंग टेक्निक सिखाने लगता है जिसे एक्टिव डिफेंस कहा जाता है। वो बताता है कि उसे एनिमीज की मूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए और सही समय पर अटैक करना चाहिए। ठीक उस पल जब एनिमीज अपना अटैक शुरू करने वाला हो, इस एनिमी का अटैक होने से पहले ही रुक जाएगा और उसकी टीम को बड़ा एडवांटेज मिलेगा। कैरल सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन तभी लोगों ने उसे साइड में धकेल कर खुद भी एडवाइस मांगने लगता है। उसी समय ओरुन उन्हें पीछे मुड़कर देखने को कहता है क्योंकि दो वुल्फ मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन तक पहुंच पाते उससे पहले ही एक मैजिकल ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और जमीन से निकले स्पाइक उनके शरीर को खत्म कर देते हैं। और उन लोगों को बताता है कि उसे ट्रैप स्पेल से शुरू करना चाहिए। इससे उसकी टीम सामने वाले एनिमी पर फोकस कर पाएगी और पीछे से कौन अटैक कर सकता है उसकी चिंता नहीं रहेगी। लोगन उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनता है और अपने मन में सोचता है कि उसे हर तरह से बिल्कुल ओरुन जैसा मेज बनना है। फिर ओरुन सोफिया की तरफ मुड़ता है और उसे बताता है कि उसे एक साथ 2 मैजिक स्पेल इस्तेमाल करना चाहिए। सोफिया को ये सुनकर लगता है कि काफी मुश्किल होगा, लेकिन ओरुन उसे समझाता है कि इतना कठिन नहीं है जितना सुनने में लगता है और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ कोई भी एक साथ 2 स्पेल चला सकता है। वो ये भी बताता है कि एडवांस लेवल की कास्टर तो एक साथ कई स्पेल भी चला सकते हैं। ये सुनकर सोफिया हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो बस वही स्पेल ढूंढना सीखे जो वो पहले से इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग वर्जन हो। तब ओरुन समझाता है कि स्ट्रॉन्ग मैजिक अटैक इस्तेमाल करने में उन्हें तैयार करने और प्रोसेस करने में समय लग जाता है और उस दौरान मैजिक कुछ भी नहीं कर पाता और पूरी तरह खुला रह जाता है। अगर वो मल्टीपल स्पेल इस्तेमाल करना सीख ले तो पहला स्पेल फायर होने से पहले ही दूसरा स्पेल तैयार कर सकती है। इससे उसके बीच का खाली समय लगभग खत्म ही हो जाएगा और लड़ाई से उसे कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार वो बॉस रूम तक पहुंच जाते जहां गार्ड्स एक साथ आते हैं और न्यूबीज से कहते हैं कि वो पीछे खड़े होकर देखे, जबकि वो बॉस से लड़ते हैं और उन बाकी सबके साथ बॉस रूम में जाता है और सबको कहता है कि वो अटैक पर फोकस करे और वो उन्हें जितना हो सके सपोर्ट करेगा। लड़ाई शुरू होते ही ओरुन तुरंत मौका पकड़कर मॉन्स्टर के पैरों पर वार करता है, ठीक उसी समय जब वो अटैक करने वाला होता है और मॉन्स्टर पीछे लड़खड़ा जाता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर खुद को संभाल पाता, ओरुन पहले ही उसके पीछे ट्रैप लगा चुका होता है जो बॉस के पीछे दीवार बना देता है और उसे बचने नहीं देता। सलमा तुरंत मल्टीकास्ट मैजिक इस्तेमाल करती है और एक साथ 5 मैजिक सर्कल बनाकर लड़ाई खत्म कर देता है। न्यूबीज ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरी लड़ाई एक पल में खत्म हो जाती है। लोगों को यकीन नहीं होता कि ए रैंक एडवेंचर्स इतनी सटीकता से लड़ते हैं जहां एक भी कदम बेकार नहीं जाता और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसके बाद एक्सपीडिशन आगे बढ़ती है और एक ही करके कई फ्लोर साफ करते हुए आखिर में फ्लोर 50 के बॉस रूम तक पहुंच जाती है। वहां का बॉस बहुत ही बड़ा क्रैब निकलता है जिसका शेल लगभग टूटने वाला नहीं होता। सलमा ओरुन से कहती है कि वो उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है और अगर वो क्रैब के बड़े क्लो को काट देती है तो बाकी लोग आसानी से उसे खत्म कर सकते हैं और सब लोग घर लौटकर जश्न मना सकते हैं। ओरुन मुस्कुराता है और अपनी तलवार निकालकर कॉन्फिडेंस के साथ मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। टैंको से सावधान रहने को कहता है क्योंकि क्रैब की शेल बहुत मजबूत होती है और उसे तोड़ना मुश्किल होती है, लेकिन ओरुन को जैसे इसकी परवाह नहीं होती। वो हवा में छलांग लगाता है और क्रैब की जॉइंट पर अपनी तलवार मारता है और आसानी से उसे बड़े क्लो को काट देता है जिससे सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाता है। इसके बाद सलमा और बाकी लोग मिलकर मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और एक्सपीडिशन खत्म होने पर सब लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं और वापस जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि अचानक और उनको बहुत भारी डर की फीलिंग होने लगती है और अचानक रियलिटी जैसे टूट जाती है और एक रिफ्ट ब्लैक ड्रैगन निकलकर सीधा उनकी तरफ होता हुआ आता है। ब्लैक ड्रैगन को देखकर और उनका खून जैसे जम जाता है और वो सबको भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन लगता है कि सिर्फ वही सोच पा रहे हैं क्योंकि बाकी एलियन के गार्ड्स भी उस भारी प्रेशर की वजह से अपनी जगह पर जमे हुए खड़े थे। कोई हिल भी नहीं पा रहा था और सबके मन में यही सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना खतरनाक मॉन्स्टर इतने नीचे के फ्लोर पर आ गया। सलमा ही एक ऐसी थी जो थोड़ा बहुत सोच पा रही है, लेकिन वो भी हिल नहीं पा रही। उसे समझ में आता है कि उसे अभी कमांड लेनी होगी ताकि वो इस यहाँ से बचकर निकल सके। ड्रैगन की ओरा इतनी भारी होती है कि हवा भी भारी लगने लगती है और सांस लेने
लेना मुश्किल होने लगता है। सलमा को ब्लैक ड्रैगन के बारे में सुनी हुई सारी डरावनी बातें याद आने लगती है कि ये मॉन्स्टर एडवेंचर्स को मारकर पहचान के लायक भी नहीं छोड़ता। इसी बीच ओरुन जल्दी जल्दी सोचने लगता है कि इस हालत से कैसे निकला जाए। तब उसे याद आता है कि इस फ्लोर का बॉस पहले ही मारा जा चुका है, जिसका मतलब है कि अगर वो केव के आखिर में मौजूद क्रिस्टल तक पहुंच जाए तो टेलीपोर्ट करके वापस जा सकते हैं। यही एक रास्ता है। वो पीछे मुड़कर सबको अपने प्लान बताने की सोचता है, लेकिन देखता है कि सब लोग जैसे ट्रांस में खड़े हैं और ड्रैगन को घूर रहे हैं। मॉन्स्टर आमतौर पर बड़े ग्रुप्स की तरफ खींचते हैं, इसलिए ड्रैगन भी वही करेगा और अगर वो अभी नहीं हिले तो सब खत्म हो जाएगा। एक पल के लिए और उनकी मन में आता है कि वो अकेले क्रिस्टल तक भाग जाए, क्योंकि शायद वो खुद बच सकता है, लेकिन वो तुरंत इस सोच को अपने दिमाग से निकाल देता है और समझ जाता है कि उसे ड्रैगन से लड़कर बाकी सबको भागने का समय देना होगा। वो तय करता है कि वो अपने साथियों को कभी धोखा नहीं देगा और ड्रैगन से लड़ेगा। वो अपनी तलवार कसकर पकड़ता है और बाकी गाइड्स को पोजीशन लेने के लिए चिल्लाता है, जिससे सब लोग ट्रांस से बाहर आ जाते हैं। सलमा भी होश में आ जाती है और तुरंत आदेश देती है कि रोकिस को बचाने के लिए डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाओ। इमेज तुरंत मैजिक बैरियर बनाती है ताकि ड्रैगन के अटैक का डैमेज रोका जा सके, लेकिन सलमा को समझ में आता है कि उसका मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ड्रैगन के ब्लास्ट को रोक सके। उधर ओरुन बिना डरे ड्रैगन की तरफ दौड़ता है और साथ ही एक प्रोटेक्टिव स्पेल डाल देता है, जिससे गाइड्स की डिफेंस बढ़ जाती है। उसी वजह से सब लोग बच जाते, वरना वो उसी पल राख बन जाते। और उन ड्रैगन के अटैक से बचते हुए पीछे हटता है और उसे पूरा मौका नहीं देता कि वो बड़ा अटैक चार्ज कर सके। वो जल्दी से एक छोटा डैगर निकालकर ड्रैगन की आंख की तरफ फेंकता है। ड्रैगन तुरंत अपनी आंख बंद कर लेता ताकि वो अंधा न हो जाए, लेकिन यही ओरुन की प्लान होती है। उसी पल का फायदा उठाकर वो ड्रैगन की तरफ छलांग लगाता है और एक ही वार में उसका सिर काटने की कोशिश करता है। उस वार से इतनी तेज ब्लास्ट होता है कि पूरा कीव धुआं और धुएं से भर जाता है। गाइड्स को लगता है कि शायद ड्रैगन मर गया, लेकिन ओरुन को पता होता है कि ऐसा नहीं हुआ। जैसी धूल हटती है, ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए फिर से खड़ा हो जाता है और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। ओरुन तुरंत गाइड को आदेश देता है कि वो इसको चारों तरफ से कवर करो और किसी भी हालत में उन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए, जबकि वो ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। सलमा को उस प्लान पर थोड़ी चिंता होती है, लेकिन ओरुन उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पास एक प्लान है। इसके बाद ओरुन ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है। ड्रैगन आग वाला अटैक छोड़ता है, लेकिन ओरुन हर बार उसे बचता हुआ मॉन्स्टर के चारों तरफ घूमता रहता ताकि उसका ध्यान उसकी तरफ रख सके। सलमा और बाकी लोग ओरुन की स्किल और हिम्मत देखकर हैरान रह जाते, क्योंकि वो अकेले ही ड्रैगन का सामना कर रहा होता। सलमा के मन में सवाल आता है कि क्या उसे ओरुन को अकेले इससे खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने देना सही है, वही मॉन्स्टर जिसने महान हीरो एल्बर्ट को भी मार दिया था। उसे एहसास होता है कि अब वो ओरुन की बहुत परवाह करने लगी है और अगर उसे कुछ हो गया तो वो टूट जाएगी। लेकिन ओरुन पूरी तरह फोकस में होता है। वो एक के बाद एक ड्रैगन के अटैक से बचता है और एक बार तो ड्रैगन का अटैक उसी पर वापस लौटा देता है, जिससे ड्रैगन और भी गुस्से में आ जाता है। लोवन और सोफिया ये देखकर हैरान ले जाते, क्योंकि उन्होंने कभी रिफ्लेक्शन मैजिक नहीं देखा होता। असल में दुनिया के सबसे अच्छे मैजिक्स भी ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि मैजिक रिफ्लेक्शन और उनका खुद का बनाया हुआ स्पेल है जो किसी भी मैजिक अटैक को दूरी ताकत से वापस भेज देता है। फिर वो ड्रैगन की स्किल्स इतनी मजबूत होती हैं कि इतना बड़ा फायर ब्लास्ट खाने के बाद भी उसे कुछ होता नहीं। तब ओरुन समझ जाता है कि अब उसे रिस्क लेना पड़ेगा। वो तुरंत मल्टीकास्ट स्टेटस बूस्ट इस्तेमाल करता है और एक साथ 6 मैजिक सर्कल्स बनाकर अपनी ताकत बढ़ा लेता है। सलमा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि हाई लेवल मेड्स भी 3 से ज्यादा सर्कल बनाते समय स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ओरुन ने 6 बना दिए। सलमा सोचती है कि क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इतना बूस्ट लेने के बाद भी ड्रैगन को हराना मुश्किल होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ तय कर पाती, ओरुन अपने ऊपर एक और ओल्ड स्टेट बूस्ट डाल देता है और फिर एक और। कुल मिलाकर वो अपनी ताकत 6 बार बढ़ा देता है। ये देखकर वैट्स पूरी तरह हैरान रह जाते, क्योंकि ऐसा करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और उनका शरीर बिजली की तरह चमकने लगता है, जैसे वो सुपर सीन बन गया हो। ड्रैगन उसकी तरफ टिल से अटैक करता है, लेकिन ओरुन इतनी तेजी से गायब होकर कीव की दीवार के किनारे पर दिखाई देता है कि सलमा को लगता है जैसे वो टेलीपोर्ट हो गया हो। सलमा कांपने लगती है, क्योंकि अब उसे ओरुन की असली ताकत का अंदाजा हो जाता है। वो समझ जाती है कि ओरुन किसी भी सपोर्ट मेट से बहुत आगे निकल चुका है और अपने नए स्पेल से मैजिक को इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल रहा है। ओरुन जमीन पर उतरता है, लेकिन उसकी नाक से खून निकलने लगता है। मुझे पता था कि उसने अपनी स्टेट इंसान के लिमिट से भी ऊपर बढ़ा दी है, लेकिन उसका शरीर अभी भी इंसान का ही है और उतनी ज्यादा ताकत का दबाव सहन नहीं कर पा रहा। ऊपर से उसका माना भी बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, क्योंकि वो एक साथ लगभग 32 स्पेल इस्तेमाल कर रहा था, जो किसी भी कास्टर के लिए लंबे समय तक संभाल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। उसे समझ में आ जाता है कि जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो पूरी ताकत लगाकर इस फाइट को जल्दी खत्म करे। इसलिए वो ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके अटैक से बचते हुए ऊपर कूदकर हमला करने की कोशिश करता है। ड्रैगन ही देख लेता और तुरंत अपनी पोट से उसे नीचे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओरुन बेकाबू नहीं था। वो तुरंत माना ब्लॉक बना देता है और उसी पर
खड़ा हो जाता है, जिससे ड्रैगन का अटैक खाली चला जाता है। लोवन ये देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या ये भी ओरुन का कोई ओरिजिनल स्पेल है। ओरुन अपने स्पेशल स्पेल मैजिक कन्वर्जेंस इस्तेमाल करता है, जो आसपास के एनवायरनमेंट से माना खींचकर एक ही जगह पर फोकस कर देता है। ओलिवर के पास भी यही एबिलिटी थी, लेकिन वो उसे सिर्फ अटैक के लिए इस्तेमाल करता था और डिफेंस का काम हमेशा ओरुन पर छोड़ देता था। ओरुन फिर से ड्रैगन की तरफ दौड़ता है और अपनी तलवार से शार्पनेस बढ़ाकर जोर से वार करता है। इस बार उसका हमला सही जगह लगता है और ड्रैगन की गर्दन पर गहरा घाव कर देता है। उसकी मोटी स्कल्स को काटते हुए तलवार अंदर तक डैमेज कर देती है। ड्रैगन जोर से आवाज के साथ जमीन पे गिर जाता है और लोगन और सोफिया खुश होकर सोचने लगते हैं कि मोस्टर अब खत्म हो गए, लेकिन सलमा को पता था कि ऐसा नहीं है। वो ड्रैगन सिर्फ थोड़ा घायल हुआ है और उन अब अपनी लिमिट के करीब पहुंच चुका था। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा रहता है और कोशिश करता है कि ड्रैगन को दोबारा संभलने का मौका न मिले। सलमा उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उनके क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग लॉब भी ड्रैगन को एक हिट तक नहीं मार पाए थे, तो वो क्या कर पाएगी। तब ड्रैगन फिर से उठता है और आग जैसी सांस छोड़कर और उनसे दूरी बना लेता है। उसके बाद वो डार्क मैजिक इकट्ठा करके और उन पर कई मैजिक स्पेयर फेंक देता है और उन अपनी स्वीट से ज्यादातर स्पेयर से बच जाता है। उसी समय उसे अपने बचपन की याद आने लगती है, जब वो और ओलिवर बिना किसी चिंता के गांव की गलियों में खेलते थे। लेकिन एक दिन बैंडिट्स ने उनके गांव पर हमला कर दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। उनका घर, उनके लोग सब जलकर खत्म हो गया। अब एक दिन उन्होंने जितने भी वो ढूंढ पाए सबको दफनाया और कसम खाई कि वो हर दिन स्ट्रॉन्ग बनेंगे ताकि फिर कभी अपने लोगों को खोना ना पड़े। इन यादों से ओरुन को और ताकत मिली और वो धुएं के बीच से ड्रैगन की तरफ बढ़ता रहा। ड्रैगन अपना सबसे खतरनाक अटैक चार्ज करने लगता है, जिसे कई एडवेंचर्स की मौत का कारण माना जाता है। और उन तैयार हो जाता है और सब स्पीयर्स उसकी तरफ आती है। वो उनके बीच से निकलते हुए आगे बढ़ता रहता है। वो डिस्ट्रैक्शन के लिए फायरबॉल फेंकता है और ड्रैगन का सिर काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी तलवार स्केल से टकरा कर रुक जाती है, क्योंकि ड्रैगन की स्केल और भी सख्त हो जाती है और उन तुरंत पीछे हटता है और बाकी स्पीयर्स से बचते हुए अपने सामने एक दीवार बना लेता है। ड्रैगन चाल बदलता है और एक और स्पीयर को पीछे से घुमाकर हमला करता है। ये हमला किसी और को मार देता है, लेकिन ओरुन अपने तेज रिफ्लेक्स से पूरे स्पीयर को रिफ्लेक्ट करके दूर भेज देता है। वो लगातार ड्रैगन पर हमला करता जा रहा था ताकि रॉकीज के पास ड्रैगन जाने का मौका न मिले। उसे याद आता है कि पहले उसकी एक पूरी टीम थी और हर किसी का अलग रोल था, लेकिन अब वो अकेला लड़ रहा था। फिर भी वो अपने वादों को याद करता है कि वो ड्रैगन को अकेले हराएगा और ऐसा एडवेंचर बनेगा जिसे सर्वाइव करने के लिए किसी पार्टी की जरूरत ना पड़े। वो एक ट्रैप स्पेल लगा देता है जो लगातार ड्रैगन पर हमला करते रहता है और उसे थोड़ा समय मिल जाता है। वो अपनी तलवार से मैजिक कन्वर्जेंस बढ़ना शुरू करता है, बिल्कुल ओलिवर की अल्टीमेट अटैक की तरफ, लेकिन उसकी तलवार पूरी काली एनर्जी से भरी होती है। वो पूरी ताकत से हमला करता है और ड्रैगन के सीने पर जोरदार वार करता है, लेकिन ड्रैगन फिर से उठ खड़ा होता है और हमला शुरू कर देता है और उन बार बार उसके अटैक से बचता रहता है। उसकी बफ्स धीरे धीरे खत्म होने लगते, इसलिए वो बचा हुआ माना लगाकर खुद को फिर से बूस्ट करता है और जोरदार वार से ड्रैगन को आसमान से नीचे गिरा देता है। फिर भी वो ड्रैगन जिंदा रहता है और फिर खड़ा हो जाता है और उन बारी सांस लेता है और समझ जाता है कि दोनों अब अपनी आखिरी ताकत पर है। उसकी तलवार भी टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। तब वो फैसला करता है कि वो आखिरी अटैक ही कुछ तय करेगा। वो अपने सामने एक डार्क होल बनाता है और आसपास की सारी एनर्जी को खींचकर एक एनर्जी स्वॉर्ड बना देता है। ड्रैगन फिर से मैजिक स्पेयर चलाता है, लेकिन ओरुन अपनी बची हुई ताकत से सारे अटैक के बीच से निकलता है और रिफ्लेक्ट मैजिक का इस्तेमाल करके ड्रैगन को कंफ्यूज कर देता है। आखिर में वो रिफ्लेक्शन से खुद को उछालकर ड्रैगन के सिर पर अपनी सबसे ताकतवर अटैक करता है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरा इलाका धूल से भर जाता है। जब धूल हटती है तो सलमा देखती है कि ओरुन अभी भी जिंदा है। वो अपने सोर्ड के सहारे खड़ा होता और भारी सांसें ले रहा। उसे अभी तक पता भी नहीं था कि उसने इतिहास बना दिया और वो पहला इंसान बन गया जिसने ब्लैक ड्रैगन को अकेले हरा दिया। डेंजन के बाहर ब्लैक ड्रैगन की खबर सुनकर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसी समय लूना और उसकी पार्टी भी वहां पहुंचती है ताकि जितने लोगों को बचा सके बचा ले। लूना लोगों को पीछे हटने के लिए कहते हैं क्योंकि ड्रैगन बाहर आ सकता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो अचानक रुक जाती है क्योंकि उसके सामने ब्लैक ड्रैगन पड़ा होता है। ओलिवर भी उसके पीछे आता है और डर कर अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन लूना उसे शांत रहने के लिए कहती है। वो ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि ड्रैगन पहले ही मर चुका है। पूरी हीरोज पार्टी ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि इतना खतरनाक मोस्टर किसने मारा होगा। तभी लूना की नजर ओरुन पर पड़ती है जो मुश्किल से खड़ा है और अपने स्वॉर्ड पर पूरा वजन डालकर खड़ा हुए। उसे समझ में आने लगता है कि ओरुन ने ही ड्रैगन को हराया है। वो तुरंत उसके पास जाकर हीलिंग की बात करती है, लेकिन ओरुन मुझसे दूर रहने के लिए कहता है और क्लीन अप देखने को बोलता। लूना चुप हो जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि उसे इंसान से क्या कहे जिसे उन्होंने खुद अपनी पार्टी से निकाल दिया था। वो बाकी एडवेंचर्स को देखती है जो ओरुन के साथ अंदर गए थे और उनके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी।
तभी उसे पूरी बात समझ में आती है कि ओरुन ने ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरह अकेले हराया। तभी टैंक उससे पूछता है कि ड्रैगन के साथ क्या हुआ, लेकिन ओरुन बिना जवाब भी आगे बढ़ जाता है। टैंक गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन लूना उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि साफ है कि ड्रैगन को ओरुन ने ही हराया है। टैंक गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन लूना अपनी मैजिक से ही उसे वहीं फ्रीज कर देती है। ओलिवर बीच में आकर दोनों की लड़ाई रोकने के लिए कहता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे ओरुन से जलन हो रही है। उस रात सोफिया 3 दिन की एक्सपीडिशन की रिपोर्ट लिखने बैठती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ ओरुन ही रहता है। उसे याद आता है कि ओरुन ने ही उसे मैजिक की बेसिस ही नहीं सिखाई, बल्कि टीम में कैसे काम करना है ये भी सिखाया, और आखिर में ब्लैक ड्रैगन से लड़कर उसकी भी जान बचे। अगले दिन ओरुन दर्द से भरे शरीर के साथ उठता है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह दुख रहा था, इसलिए वो पेन रिलीफ स्पेल इस्तेमाल करता है ताकि कम से कम चल तो सके। तभी सलमा उससे मिलने आती है और दोनों टेयर में बैठकर ब्लैक कॉफी के साथ बातें करते हैं। सलमा उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी और सभी रोकिस की जान बचाई। बाद में वो उसे गिल्ड हाउस चलने को कहती है क्योंकि गिल्ड लीडर उससे मिलना चाहता था। वहां पहुंचकर लीडर सीधे ओरुन को ऑफर देता कि वो उनकी क्लैन नाइट स्काई सिल्वर रैबिट की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी में फर्स्ट लाइन अटैकर बन जाए। साथ ही उसे क्लैन का लिeutenant बनने का भी ऑफर दिया जाता है। ये सुनकर ओरुन हैरान रह जाता है क्योंकि लिeutenant बनना बहुत ही बड़ी बात होती है और आमतौर पर क्लैन के पुराने मेंबर्स को ही ये पोजीशन मिलती है। वो तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा समय मांगता है ताकि सोच सके। बाद में वो एक पुराने आर्मर बनाने वाले आदमी से सलाह लेने जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे फिर से इस्तेमाल करके छोड़ ना दिया जाए। उस समय बाद एडवेंचर्स गिल्ड उससे इंक्वायरी मीटिंग के लिए बुलाती है। वहाँ गिल्ड मास्टर उससे पूछता है कि क्या सच में ब्लैक ड्रैगन 50th फ्लोर पर आया था और क्या उसे अकेले उससे लड़ना पड़ा, और उन हाँ में जवाब देता है। लेकिन रैक बीच में बोलकर दावा करता है कि ड्रैगन को पहले उन्होंने कमजोर किया था और ओरुन ने बस आखिरी वार किए। और उन्हें सुनकर गुस्से में उन्हें चुप रहने को कहता है। फिर वो ओलिवर से पूछता है कि उसने नए जनरल लेने के बाद भी सीधा फ्लोर 92 पर जाने का फैसला क्यों किया। वो बताता है कि वो कई बार सितारों दे चुका था कि उनकी टीम अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। ओलिवर घमंड में जवाब देता है कि टीम पहले कमजोर थे क्योंकि ओरुन उनके साथ था। ये सुनकर ओरुन और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि असली समस्या ये है कि ओलिवर एन्चेंट्रेस की मेहनत की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ओलिवर कहता है कि एन्चेंट्रेस का काम बहुत आसान होता है क्योंकि उन्हें बस पीछे खड़े होकर बफ देना होता है। तब ओरुन खड़े होकर बताता है कि हर मेंबर का बफ टाइमर अलग होता है और एन्चेंटर को हर समय सब पर नजर रखनी पड़ती है। उसी समय सलमा बाहर गार्डन में बैठकर एक्सपीडिशन की सारी बातें सोच रही होती है। वो चाहती थी कि ओरुन उसकी पार्टी में हो, लेकिन उसे लगता है कि शायद ओरुन अब किसी पार्टी के साथ काम नहीं करना चाहेगा क्योंकि अब वो खुद एक पूरी आर्मी के बराबर बन चुका है और अकेले ही सब संभाल सकता था। सलमा सोचने लगती है कि अगर ओरुन उनकी पार्टी में शामिल भी हो जाए तो शायद वो सब उनके लिए सिर्फ बोझ ही बनेंगी। तभी सोफिया, लोगन और कैरोल उसके साथ आते हैं और पूछते हैं कि ओरुन कहाँ है क्योंकि वो उससे गिल्ड में शामिल होने की बात करना चाहते थे। सलमा कहती है कि ओरुन को शायद किसी टीम की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगन कहता है कि अगर वो उसके साथ लड़ते रहेंगे तो धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे और एक दिन ओरुन उन्हें अपने असली साथियों के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। ये सुनकर सलमा को भी लगता कि वो ओरुन से बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो उन्हें बताते कि ओरुन गिल्ड हाउस में मिलेगा। गिल्ड हाउस से बाहर निकलते समय ओरुन दूर से सोफिया और बाकी लोगों को अपनी तरफ दौड़ते देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो उससे क्या बात करना चाहते हैं। वो तुरंत एक गली में मुड़कर उनसे बचने की कोशिश करता है और आखिरकार एक बूढ़े आदमी की दुकान में छुप जाता है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि वो कुछ बच्चों से डरकर भाग रहा है और उन जवाब देता है कि वो उन्हें दुखी नहीं देखना चाहता क्योंकि अभी वो किसी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। बूढ़ा आदमी उसे समझाता है कि उसे सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। उसी रात और उन्हें चट्टान पर सोचने जाता है जहाँ उसे सोफे मिलती है। सोफिया उसे उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और नाइट स्काई सिल्वर रैबिट में शामिल होने के लिए कहती है और उनसे पूछता है कि उसके लिए गिल्ड क्या माइंड रखती है। सोफिया कहती है कि गिल्ड उसके लिए घर जैसा है और यही वो बिलोंग करती है। ये सुनकर ओरुन अपना फैसला करता है और अगली सुबह वो गिल्ड लीडर से मिलकर नाइट स्काई सिल्वर रैबिट में शामिल होने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ समय बाद ओरुन को अपने बचपन की याद आती है जब वो ओलिवर के साथ ट्रेनिंग करता था। उस समय उसके दोस्त सियोन ब्यूस्ट के साथ थे जो उस पर बहुत भरोसा कर लेती, लेकिन बाद में सियोन को एक गलत खबर मिलती है कि ओरुन चर्च की दवा की वजह से मर गया। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो चर्च से बदला लेने की कसम खा लेती है। इसी वजह से वो एक खतरनाक कल्ट में शामिल हो जाती है। इधर ओरुन नाइट स्काई सिल्वर रैबिट की मीटिंग में शामिल होता है जहां लीडर सबको बताता है कि ब्लैक ड्रैगन को हराने में ओरुन की सबसे बड़ी भूमिका थी। वो ऐलान करता है कि ओरुन को क्लैन का नया लिeutenant बनाया जाएगा ताकि वो हीरो एल्बर्ट की जगह ले सके। कुछ
लोग इस फैसले का सवाल उठाते हैं, लेकिन औरुन साफ कहता है कि वो क्लैन के लिए नहीं बल्कि अपने साथियों के लिए सपोर्ट करने के लिए लड़ेगा। आखिरकार वोट लिया जाता है और भारी वोट से औरुन नाइट स्काई सिल्वर रैबिट का नया लेफ्टिनेंट बन जाता है। ओटिस भी अटैक में शामिल होने वाली थी और उसका काम था कि उसकी हीलिंग मेडिक हर समय रेडी रहे। सलमा सबको बफ देती रही और पूरी टीम को ऑर्डर देती, जबकि औरुन फ्रंट लाइन में रहकर मॉन्स्टर पर सबसे ज्यादा डैमेज करता। ओटिस और विल कहते हैं कि औरुन अकेले सारे मॉन्स्टर को हरा सकता है, लेकिन औरुन साफ कह देता है कि वो टीम का हिस्सा है और सबको मिलकर लड़ना चाहिए क्योंकि आज उनका गोल टीम वर्क सीखना है। तभी अचानक उनकी तरफ एक बड़ा फायर बॉल आता है। सलमा उस समय ध्यान में नहीं होती, लेकिन औरुन तुरंत डूज करके अपनी डिफेंसिव वॉल से सबको बचा लेता है और समझ जाता है ये किसी डेथ ड्रैगन का काम है। ओटिस अपने मैजिक ट्रैकिंग एबिलिटी से उस मॉन्स्टर को ढूंढ लेती है। फिर विल और बाकी लोगों को मिलकर परफेक्ट टीम वर्क के साथ उसे हरा देता है और उन देखकर हैरान हो जाता है कि टीम कितनी अच्छी तरह साथ में लड़ती है। लेकिन तभी जोर से दहाड़ सुनाई देती है और दो और अर्थ ड्रैगन जमीन से बाहर आ जाते हैं। सलमा कहती है कि अच्छा मौका है टीम वर्क प्रैक्टिस करने का। विल और औरुन ड्रैगन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन औरुन को अचानक खतरे का एहसास होता है और वो एक खाली जगह पर अटैक कर देते हैं। वहाँ एक टर्टल मॉन्स्टर छिपा होता है जो पीछे से हमला करने वाला था। सलमा तुरंत प्लान बनाती है। रेने और ओटिस को टर्टल से लड़ने भेज देती है, जबकि विल और औरुन ड्रैगन को संभालते हैं। यही सही समय देखकर औरुन अपने अटैक से दोनों ड्रैगन को खत्म कर देता है और उधर लड़कियां भी मिलकर टर्टल मॉन्स्टर को हरा देती हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद औरुन कहता है कि काफी समय बाद उसे कोई फाइट इतनी आसान लगी। सलमा उससे पूछती है क्या उनकी टीम फ्यूर रेने 2 का सामना करने के लिए तैयार है। औरुन कहता है कि अगर वो शांत रहकर लड़े तो वो ब्लैक ड्रैगन को भी हरा सकते हैं। शाम तक वो अपना मिशन पूरा कर लेते हैं और 9 न्यूयॉर्क से शिप की प्लेट्स इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में सब लोग पब में जाकर सेलिब्रेशन करते हैं। थोड़ी देर बाद सलमा नशे में औरुन के बहुत करीब आने लगती है और रेने भी उसके पास आ जाती है, जिससे औरुन परेशान हो जाता है और आखिर में वो स्लीप मैजिक इस्तेमाल करके दोनों को सुला देता है। अगले दिन औरुन को एडवेंचर मैनेजमेंट ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ स्टेला और कार्ला उसे बात करते हैं। उसे बताते हैं कि वो ग्रुप टैंक के नए ट्रेनर्स को ट्रेन करेगा और उन्हें जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर लेता है और ट्रेनिंग रूम में जाकर सोफिया, लोगन और कैरोल से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि अब से वही उनका ट्रेनर होगा और उन्हें अपने गोल याद रखकर पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करनी होगी। सोफिया कहती है कि वो अपनी बहन सलमा जैसे बनना चाहती है। लोगन बताता है कि वो अपने गरीब गाँव की मदद के लिए एडवेंचर बनना चाहता है और कैरोल कहती है कि वो मॉन्स्टर को मारती है क्योंकि इससे लोगों के चेहरे पर स्माइल आती है। ट्रेनिंग के दौरान औरुन देखता है कि कैरोल बहुत रेकलेस तरीके से लड़ती है और डिफेंस पर ध्यान नहीं देती। जब वो उससे रुक तो कैरोल अपना हाथ खुद काट कर दिखाती है और उसका जख्म तुरंत हील हो जाता है। तब औरुन को पता चलता है कि उसके पास रिजुनेशन एबिलिटी है और उसके साथ चर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट किए थे। औरुन उसे समझाता है कि जब उसे चोट लगती है तो पूरी टीम को बुरा लगता है। ये सुनकर कैरोल रो पड़ती है और वादा करती है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। इसके बाद औरुन उनकी असली ट्रेनिंग शुरू करता है और कुछ दिनों में तीनों की स्किल पहले से काफी बेहतर हो जाती है। आखिर में औरुन उन्हें बेसिक ट्रेनिंग पास होने की खबर देता है और कहता है कि अब अगला लेवल और भी मुश्किल होगा, लेकिन उसे उन पर पूरा भरोसा होता है।